अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है, क्या हो रहा है? सो दीज आर द लास्ट 2 days ऑफ द ईयर लेफ्ट। आज 30th है एंड 31st एंड और हर साल की तरह हम इस साल भी इस अज़्म का इआदा करेंगे नए साल में कि हमारा आने वाला साल हमारे गुजरे हुए साल से बेहतर होगा। तो और कोशिश पूरी होती है और बहुत सारे गोल्स जो हमने सोचे होते हैं वो नहीं अचीव हो पाते लेकिन कुछ हो भी जाते हैं। अच्छा, एक चीज पता चल जाता है ना कि न्यू ईयर करीब आ गई और ये वो जब शहर में 144 जो है वो नाफिज हो जाती है। तो अब भी इस साल भी यही फैसला किया गया है कि फ्रॉम 31st to 1st वो जो एरियल फायरिंग और फायरवर्क्स तो बहुत कुछ हंगामा हो रहा होता है जिसमें बड़ी ट्रेजेडीज भी हो जाती हैं। तो इस साल भी जी 144 हो गई है ना। जब भी 144 लगती है ना मुझे अबरारुल हक का वो गाना याद आता है, किने किने जाना है बिल्लो दे घर, जिसमें वो लाइन है ना जुलूस गरीबा शायद चुताली लग गए। एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो वो जुलूस हम नहीं निकलने देंगे बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स यू कैन सेलिब्रेट ऑन योर ओन एंड स्टफ, बट लेट्स सी कि लोग कितना एहतियात करें। मतलब कोशिश करें कि आपकी सेलिब्रेशन आपके जश्न में वैसे तो ठीक है अगर आपको खुशी है अगर आपने कोई ऐसा काम किया, अगर आपने कोई ऐसा काम किया कि कमाल ही हो गया और आपने झंडे गाड़ दिए हैं और जबरदस्त तहलका मच गया। अब्दुल्ला ऐसे भी होता है that the year was not that great for you and you are just happy that you are out of it। मतलब इस टाइप का, हालांकि ऐसी फीलिंग में कोई फायरवर्क्स टाइप नहीं होते, ये बस अंदर की फीलिंग एक होती है। मतलब जश्न किस चीज का मन रहा है ये उस फीलिंग में ये नहीं समझ आती मुझे। बिकॉज कभी-कभार लोगों के पास बहुत कम मौके होते हैं फॉर यू नो पता है एंजॉयमेंट। पब्लिक इवेंट्स होते हैं ना ऑफ सेलिब्रेशन, आई थिंक दे मेक ऑल सेंस बिकॉज वो जो कलेक्टिव फीलिंग ऑफ फेस्टिविटी खुशी होती है ना वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट वो और ज्यादा होने चाहिए, वो अभी भी कम होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने घर की छत पे खड़े होकर हवाई फायरिंग करेंगे आई वुड डिस्करेज इट एंड आई वुड से इट इज नॉट कूल। जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं ना, किसी इवेंट पे किसी जगह फायरवर्क्स हो रहे हैं, कोई शो हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, गो एंजॉय दैट, गो सर्टेनली। जो कि एक्चुअली प्लीज घर ना बैठे। अच्छा चले फिर हम आपको, अगर तो आप कराची में तो हम आपको बता भी देते हैं कि गवर्नर हाउस में कोई स्पेक्टेक्युलर किस्म का इंतजाम है फॉर फायरवर्क्स और कहा यह जा रहा है कि कोई 40 मिनट के फायरवर्क्स होंगे जैसे कि किसी ने कभी नहीं देखे। मतलब गवर्नर हाउस में, जी जी बिल्कुल कराची की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है, सो इफ यू वांट टू सी द फायरवर्क्स एंड यू नो हैव फन, that is one place where you could go। लेकिन खुशी हो या शॉर्ट नहीं कर सकते हम 40 मिनट को। नहीं, उन्होंने ये कह के किया है कि this is going to be the you know longest largest बस मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या इस बात की इजाजत देता है कि हम 40 मिनट तक फायरवर्क्स करें। अगर नहीं तो सिर्फ एक ही जगह नहीं हो रहे होंगे क्योंकि शहर में काफी जगह हो रहे होंगे। 10 मिनट पर कन्फाइन कर लें, उसको थोड़ा सा शॉर्टन अप कर लें। 40 मिनट तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 10-15 मिनट बहुत अच्छा होता है। और 10 मिनट पे स्पेक्टेक्युलर किस्म का शो दिखाएं लोगों को एंड देन इट शुड बी ओवर। ये तो खैर हमारी सजेशन है, तो ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फायरवर्क्स इज वन थिंग, फायरिंग इज अनदर। उसकी तरफ ना जाएं प्लीज। और अगर कोई आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त है, आप में कोई कर भी रहा हो तो उन्हें रोकने की कोशिश करें या फिर वॉक आउट ऑफ देयर। मेरे मोहल्ले में बहुत अच्छे फायरवर्क्स होते हैं एंड द ओनली रीजन आई कैन नॉट बी आउट ऑन द टेरेस या छत पे या गली में अपने बच्चों के हमरा, क्योंकि उस वक्त हवाई फायरिंग भी हो रही होती है। क्योंकि हवाई फायरिंग हो रही होती है इसलिए आप दूसरों की एंजॉयमेंट, दूसरों का जो एंटरटेनमेंट है वो आप खराब कर रहे होते हैं। बिकॉज पीपल आर मोर स्केयर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम एंड लुकिंग एट द स्काई एंड एंजॉयिंग द फायरवर्क्स। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे होते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं कोई हवाई गोली आकर किसी को डैमेज ना कर दे। मतलब वो एक्टिविटी आपको महदूद करनी पड़ती है, आपको अपने घर में बैठे हुए खिड़कियों से आप दूर हो जाते हैं। बिकॉज दिस इज अ वेरी रियल थिंग दैट मे हैपन एनीवेयर। ये जो गोली हवा में जा रही होती है भैया, ये वापस आके कहीं ना कहीं गिर रही होती है, लग भी रही होती है। यस अच्छा चलें जी, अब हो करते हैं बात। ये हमने सारी वार्निंग्स देनी थी और एक जो चीज़ लगी है, जोर से लगी है, वो है कल का मैच, हमारा पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की खुशी बनती है क्योंकि और इस साल का आखिरी टेस्ट भी था ना हमारा, इस साल का आखिरी भी। और साउथ अफ्रीका तो चलें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इसके साथ ही फाइनल में भी पहुंच गया है। लेकिन मुझे यकीन था एक लम्हे पर जब 99 पर हम साउथ अफ्रीका की 8 विकेटें ले चुके थे कि हम ये मैच निकाल लेंगे, लेकिन हम ये मैच नहीं निकाल पाए। और वही आखिरी दो विकेटों की पार्टनरशिप हमें पहली इनिंग में भी भारी पड़ी थी और दूसरी इनिंग में तो जीत हमारे मुंह से
छीन के ले गई ये पार्टनरशिप। यस, कितने गुस्से में आपने कहा। नहीं, मैंने मतलब बहुत ही सटल तरीके से कहा है, बिकॉज मुझे कोई गुस्सा नहीं है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। वी पुट अप अ ग्रेट फाइट एंड आई एम रियली होपफुल फॉर द सेकंड टेस्ट। एक्चुअली बात वो मैं आपका दर्द जो है वो समझ सकती हूँ, क्योंकि मैच हमने निकाल लिया था, हम एक्चुअली पहुंच रहे थे बड़ी अच्छी तरह। एक तो होना कि वी हैड नो चांस, तो फिर हम कहते हैं ओके फाइन, पे ऐसा ही था, बट वी एक्चुअली डिड वेल एंड वी वर ऑलमोस्ट देयर बट देन नॉट देयर। तो ये पेनफुल होती है बात, और यही हमारे साथ कल वाले मैच में हुआ है। अब ये सारी हम डिटेल दें आपको, वैसे तो डिटेल दे सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह हमारे साथ हैं तो उनसे बात करेंगे। हाँ, अलबत्ता शान मसूद कैप्टन का क्या कहना था वो ज़रूर हम आपको सुनाना चाहेंगे। I'll sound like a broken that we're good at competing. We've competed well when we've played in conditions like Australia and South Africa. We have to be ruthless and we have to finish games off, and we have to seize moments where you're going to make mistakes over 4 days, 5 days, 3 days, how many days you play, but you need to have cushions. And I thought when it came to a time where we could get that cushion, whether that was with the bat, first innings, third innings, or whether that was with the ball when we had them 8 down on 2 occasions, we didn't have that cushion. पता है, एक तो हम साउथ अफ्रीका की सर्टनली जो टेल एंडर्स की उनकी पार्टनरशिप है उसकी वजह से हम मैच ले डूबे, बीट द फर्स्ट इनिंग साउथ अफ्रीका की या फिर उनकी दूसरी इनिंग। देखिए, जब आप किसी के 8 कर दें, उड़ा दें, विकेटें हाथ में आ गई हैं, तो उसके बाद तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना कि चलो अब तो बिल्कुल ही बॉलर ही रह गए हैं बैटिंग करने के लिए। हाँ, लेकिन वो भी अगर टिके रहे और ठीक ठाक बनाते जाए, उन्होंने आके एंडिंग में जो चौके मारे हैं, फिर पता है हमारा स्कोर भी बहुत कम बना दूसरी इनिंग में। हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा फेल हुआ। अगर हम थोड़ा ज्यादा स्कोर बनाते और जरा ज्यादा जीत के लिए टारगेट होता तो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छी कोशिश की और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम दूसरा टेस्ट मैच जीतेंगे। अच्छा, कितनी उम्मीद बाकियों को है? चलो हम तो दुआएं कर लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं कि अब जो ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है कि व्हाट चांस डू वी हैव विद द सेकंड वन? सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों का? Seku, we are really sort of kind of heartbroken as well, because हमें बहुत लग रहा था कि एक लॉन्ग ड्यू विक्ट्री हमें मिलने वाली है और बड़ा अच्छा हमारा संडे होने वाला है और साल का इख्तिताम भी। किससे पूछें? आपसे सिकंदर। एक तो कल का जो टेस्ट मैच था वो देखने के काबिल था। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच, बहुत टेंस टेस्ट मैच, और टेस्ट मैचेस इतने अगर अच्छे होंगे तो उसका लोग मुझसे कई दफा लोग कहते हैं जो नए क्रिकेट के अंदर, यार क्या है टेस्ट क्रिकेट, बड़ी बोरिंग होती है। मगर कल का मैच ऐसा जबरदस्त था। एक जगह मैं लंच पे इन्वाइटेड था अपनी बहन के घर, मगर मैं मतलब है कि खाने से ज्यादा मैच की तरफ कंसंट्रेट कर रहा था। आई विश कि कल हम ये मैच जीत जाते तो हमारा 2024 का जो साल है बहुत अच्छा खत्म होता। और हमने जो है उनको साउथ अफ्रीकन को तो वनडे में भी हराया, T20 भी, ऑस्ट्रेलिया को T20, मतलब बहुत अच्छा जा रहा था। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो सही होनी है। कुछ सवालात हैं, कल के प्रोग्राम में तो मैं जरा गुस्से में था, उसी वक्त हो रहा था, मगर मेरे सवालात जो हैं वो सिलेक्टर्स से हैं कि हमें जो क्रिकेट को जितना नुकसान इन क्रिकेटर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स जो सिलेक्टर रहे, कोच रहे, पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। वो लोग जो उन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट बोर्ड में होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, मतलब उनको तो क्रिकेट का पता ही नहीं होता। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, वो तो आते हैं एज एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में। मगर ये लड़के जो क्रिकेटर्स हैं, मेरा सवाल उनमें से एक हैं, उनमें से एक है कि अब्बास 3 साल से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था। कल पता है अब्बास की परफॉर्मेंस 6 विकेटों पे, उस पर बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन बारहा ये सवाल जहन में आ रहा था कि यार ये 34 साल का है, मतलब ही इज नॉट अ यंग बॉय, 19-20 साल का। इसको इससे पहले, और ही वाज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, व्हाई वाज ही डिसकंटिन्यूड टू बीइंग अ पार्ट? इसको कैसे डिसकंटिन्यू करा दिया गया? बात हो सकती है, लेकिन हमारे दौर के अंदर जो काउंटी खेलता था, मैंने पहले भी कहा है, उसको स्टार होता था।
इसलिए कि ही इज अ प्रोफेशनल। गोरे जो होते हैं या अंग्रेज जो होते हैं वो कभी भी ऐसे लड़के को नहीं लेता जो 19-20 भी हो। ही वॉज डूइंग सो वेल, मगर किसी क्रिकेटर कोच, किसी क्रिकेटर अपने सिलेक्टर जो हमारे साथ बैठे होते थे, आप अजहर महमूद को लेने, वो तो इंग्लैंड में रहते थे, उनको देखते थे, मगर उन्होंने तो कह दिया था पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है कोई, और हम स्पिनर से जीत गए। तो वो तो मेरे ख्याल से एक आई डोंट नो, क्रिकेट बोर्ड ने उनको कंटिन्यू किया हुआ है, उनकी मर्जी है, मगर ये कि वो इस किस्म के शख्स को जिसको पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में ना पता हो कि सिलेक्ट हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, आई एम रियली सरप्राइज। एनीवे, एक ये सवाल, फिर दूसरा सवाल मेरा ये था कि यहाँ शाहीन की कमी बड़ी महसूस की गई। वो बांग्लादेश में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट चल रही है, वो कह रहे थे मैंने रेस्ट लेना है, लोड मतलब मैनेजमेंट करना है। मुझे तो लगता है ये कैश मैनेजमेंट था कि वो बांग्लादेश चले गए खेलने, पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, उनकी कमी बड़ी महसूस हुई। कल काश वो होते तो हो सकता है हम फिनिशिंग टच देते। आमिर जवाल का सवाल उठ गया कि वो क्या हैं, क्या वो ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं, बैटर हैं, ना उनसे बॉल कराई जाती है ना कुछ जाती है। और सबसे आखिरी में आई एम वेरी सॉरी टू से शान, आपकी कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए। हाँ, वो तो सर्टनली आए हैं, बट वो कहते हैं कि जी और क्या कर सकते थे शान मसूद, ये भी हम आपसे पूछेंगे। भट्टी साहब, वैसे अब्बास की अभी तफसील से बात की और हर बंदा कल से बात कर रहा है, You know, a few were still skeptical. हमें तो बड़ा यकीन था कि अब्बास अच्छा परफॉर्म करेंगे, सिकंदर भी बात करते थे और कल उन्होंने साबित भी कर दिया, लेकिन इन्हें इतने अरसे क्यों दूर रखा गया, ये कुछ समझ में आ सकी बात? देखिए अब्दुल्ला, जिस जमाने में मोहम्मद अब्बास 4.25 साल पहले आखिरी बार पाकिस्तान के लिए खेले, ये वो दौर था जब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट में एंट्री दी। उस वक्त ये कहा गया कि मोहम्मद अब्बास की स्पीड बहुत कम है, लिहाजा हमारे पास उनसे बेहतर बॉलर्स मौजूद हैं। तो मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान में तो वो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में दे रहे थे, लेकिन काउंटी सीजन में मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बताया कि पिछले 3 सालों में 180 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की। उसके बाद ये क्रेडिट बहरहाल आकिब जावेद और उनके साथ जो सिलेक्टर्स हैं उनको जाता है कि उन्होंने मोहम्मद अब्बास को फाइनली पाकिस्तान टीम में उस वक्त मौका दिया जब वो 34 साल के हो गए। लेकिन मोहम्मद अब्बास ने एक बार फिर, देखिए इतने लंबे स्पेल, 15-15 ओवर का स्पेल करवाना टेस्ट क्रिकेट में मजाक नहीं है। 17 मतलब मुझे लग रहा है अगर ये मैच और चलता रहता तो वो और बोल कराते रहते, एंड एट द सेम टाइम दिस शोज उनका लेवल ऑफ फिटनेस क्या है। सो एक जहां हम उनकी बात कर रहे थे, उनका लेवल ऑफ फिटनेस इज माशाल्लाह। कैन आई जस्ट पुट इट देयर कि ये 17-20 ओवर वगैरह कराए जा रहे थे, लेकिन अब्बास के चेहरे से और उनकी परफॉर्मेंस से लग नहीं रहा था कि वो थके हुए हैं, तो फिटनेस उनकी बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं कि वो सुपर फिट थे। उन्होंने ये दिखाया कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो जहां हमने अब्दुल्ला एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच खेला 2007 के बाद, ऐसा लग रहा था कि हम साउथ अफ्रीका में हराने में कामयाब हो जाएंगे। वहां हमने बड़े क्रंच मोमेंट्स जो थे वो मिस किए। पहली इनिंग्स में आप देखें 2 रन्स ऊपर थे जब उनके 8 बैट्समैन आउट हुए थे, फिर वो 90 रन की लीड लेने में कामयाब हुए। कल जिस तरह अभी आप बता रहे थे 99 रन पर 8 बैट्समैन आउट हुए, 51 रन की 9th विकेट की पार्टनरशिप येंसन और रबाडा के दरमियान थी। वहां पर जब 20, 22, 25 रन बन गए, मेरे ख्याल में कप्तान को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर सलमान अली आगा बाहर मौजूद थे। साइम अयूब ने पहले इनिंग्स की आखिरी विकेट हासिल की थी, लेकिन कप्तान उसी तरह कप्तानी करते रहे। फिर जब 17 रन रह गए तो उन्होंने बिलाखिर आमिर जमाल को पहला ओवर दिया। उनके पहले ओवर में 11 रन बने और मैच बिल्कुल पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। मेरे ख्याल में बेहतर प्लानिंग, बेहतर कप्तानी होती तो आज हम नए साल की तो बात कर रहे हैं, इस जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे होते। चले, हम तो ईयर एंडिंग की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये ईयर एंड उस तरह नहीं हुआ जिस तरह वी वुड हैव एक्सपेक्टेड, लेकिन अगले साल का शुरुआत जो है वो बेहतर हो सकती है। सिकंदर, ऑब्वियसली देयर इज अनदर टेस्ट क्रिकेट के लिए, अदरवाइज तो अच्छा ही हुआ है की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज यू नो अनदर वन कमिंग अप। तो क्या हम चेंज करें, किस तरह इसको अब टेक ऑन करें? बिकॉज गलतियां तो हम ऑब्वियसली पॉइंट आउट कर सकते हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस?
देखो पिछले अगले साल जो आने वाला है, अल्लाह करे, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। हम उसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़के और बहुत झगड़ा करके पहली दफा हमने देखा है कि हमने इंडिया को कॉर्नर में कर दिया और उनको हमारी चीजें माननी पड़ी, तो ये क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को। तो अब इसको हमने एक अच्छा फिनिशिंग टच देना है। मैं हर एक को कहूंगा कि भाई मिलकर काम करें और इस चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करें, ताकि वो जो हमारा जो ये साल है अच्छा हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवैम्प करें, बिल्कुल नए सिरे से शुरू करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि पीएसएल में इंग्लैंड के लड़के नहीं आ रहे खेलने, उनको मना किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए कि उनका काउंटी सीजन शुरू हो रहा है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी काउंटी क्रिकेट को, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। तो हमें चाहिए कि इसको इस तरह प्लान करें। अगर वो मुझे नहीं समझ में आता, वहाँ इतने बड़े बड़े जहन बैठे हुए, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, क्रिकेटर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उन सबको बिठाएं, हमें ना बुलाएं, खुद बैठें वो, और वहां पे ये सोचें कि जो डोमेस्टिक सीजन है इस तरह शुरू होना चाहिए कि हर चीज से पहले कम से कम हर लड़का 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। अब हारिस रऊफ की बात की जा रही है। अभी हारिस रऊफ ने बामुश्किल 5 या 6 या श्योर 6-7 फर्स्ट क्लास मैच खेले। आप उसको टेस्ट क्रिकेट कैसे खिला सकते हैं आप जब तक अपनी जिंदगी में 20 ओवर ना किए हो, आपने जिंदगी में अपने 15-20 ओवर ना किए हो, तो आप कैसे खेलेंगे? तो हमें चाहिए कि उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि सीजन शुरू होने से पहले फर्स्ट क्लास को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सिकंदर, हम अगले मैच में कोई तब्दीली करें। एक तब्दीली जो मेरे जहन में आ रही थी, मे बी वी कुड गिव रेस्ट टू नसीम शाह एंड नुमान आ जाए उनकी जगह, या फिर या मीर हमजा भी। ये तो बहुत ऐसी चेंज कह रहे हो अब्दुल्ला कि पिच को देखे बगैर आप नहीं कह सकते ना कि नोमान को लेकर आए, और नोमान से तो बॉल ही नहीं करा रहा। कल भट्टी साहब कह रहे थे हमजा को खिलाना चाहिए, तो मैंने उनसे यही कहा था भाई वो खेल ले, सपोज करें टीम में आ गए, बॉलिंग तो उसने करवानी है शान मसूद ने, वो तो करवाते ही नहीं है। उसने ना अच्छा आमिर जमाल से सही तरीके से बॉल कराई, दूसरे व्हाट नीड्स टू चेंज, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है, और आपको पता है टाइम हमारे पास हमेशा कम होता है। भट्टी साहब से जी चेंज बता दें आप। जी जल्दी से बता दें। चेंज बता दें आप। मैं से वो मीर हमजा को आप खिला ले आमिर जमाल की जगह। तो आमिर जमाल का कोई फायदा तो है ही नहीं जिस तरह आप उनसे बॉलिंग करा रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। भट्टी साहब, कप्तान के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, शान मसूद, उनको क्या चेंज करना चाहिए? इज इट बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन, उनके पास यही प्लेयर्स हैं, इन्हीं से खिलाना है, या फिर और क्या? यूटिलाइजेशन। हाँ, यूटिलाइजेशन, प्लेसमेंट ऑफ देम, पॉजिटिविटी, मतलब एक टेम्परामेंट भी होता है। किस लेवल पे चेंजेस चाहिए हमें फ्रॉम द कैप्टन? देखिए हुमा, कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। अगर आमिर जमाल को कप्तान और कोचिंग स्टाफ चाहता है तो आमिर जमाल को ड्रॉप करे और मीर हमजा को खिलाए, ये एक ही तब्दीली लगती है। लेकिन शान मसूद को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना होगा। मेरे ख्याल में शायद वो इसलिए थोड़ा अंडर प्रेशर है कि उनसे खुद परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अगर वो एक एज ए ओपनर, अब चूंकि इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, एक बड़ी और पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग इनिंग्स के लिए में कामयाब हो जाए, तो आप देखिएगा उनका बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। लिहाजा शान मसूद को अपने क्रिटिक्स को खामोश करने के लिए बैटिंग में एक बड़ी परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर वो बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो नए साल में फिर वेस्ट इंडीज की टीम 17 जनवरी से मुल्तान में टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर कप्तान की तब्दीली की तरफ सोच रहा हो। अल्लाह करे कि उनको सेकंड मैच में कोई उनका सीन बन जाए और वो कोई बड़ी इनिंग और फिर मैच भी जिता दें हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो तारीखी रकम हो जाए। क्योंकि अभी जब तक हैं हम उनके लिए भरपूर सपोर्ट भी देंगे और नेक तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे। अच्छा, हम शान की कप्तानी की बात करते हैं और सर्टनली फ्लॉज आप लोग पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो हमने भी ऑब्जर्व किया वो ये था कि हमने माजी में देखा है पाकिस्तानी टेस्ट कप्तानों की एक अप्रोच होती थी कि मैच किसी तरह ड्रॉ हो जाए, लेकिन शान की कप्तानी में ये हमें डिफरेंस नजर आया कि वो चाहते हैं कि मैच का फैसला आए और मैच जीतने की कोशिश करते हैं। भट्टी साहब, आप पॉइंट दीजिएगा इस पे, फिर हम सिकंदर बख्त की राय लेंगे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि शान मसूद अच्छे कप्तान हैं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में हमने उनको देखा कि शायद चूंकि उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी,
थोड़े से वो अपने फैसलों में अंडर प्रेशर थे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले दिनों जब हम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे तो कप्तान से सिलेक्शन के इख्तियारात वापस ले लिए। मेरे ख्याल में कप्तान को भी इक्वली जो सिलेक्शन है उसमें इख्तियारात देने की जरूरत है। शान अच्छे कप्तान है, उनकी जो बैटिंग है अगर वो अच्छी हो जाए, क्योंकि इमामुल हक पीछे बैठे हैं, मोहम्मद हुरैरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो शान मसरूफ को अपनी बैटिंग में थोड़ा सा तब्दीली लाने की जरूरत है। उनकी बैटिंग में भी थोड़ी सी खामियां। सिकंदर बख्श साहब चूंकि टेस्ट क्रिकेटर है तो वो ज्यादा बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो बड़ी इनिंग्स खेल जाए तो ये कप्तानी का जो एक उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि वो अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे, तो शायद उस मुश्किल से वो निकल सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम इससे पहले जाते एक और चीज, क्योंकि हम जरा बात तो करते होते हैं, अब कुछ है हमारे प्लेयर। सिकंदर आप बताएं कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस नसीम शाह की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क अगर नहीं नजर आ रही हमें पिछले कुछ मैचेस में से, व्हाई इज ही स्टिल देयर? आपने तो कहा था कि आमिर को बिठाना चाहिए, मेरे ख्याल है नसीम को भी रेस्ट दिया जा सकता है। आमिर की तो हम बात कर ही लेते हैं, नसीम शाह के बारे में बताएं। अच्छा, आप लोगों का ये जो कमेंट था वो मुझे समझ से बाहर है, माजरत के साथ, बुरा ना मनाइएगा। नहीं, क्यों मनाएंगे? नहीं, मैं बता रहा, आपने कहा कि उनकी कप्तानी इतनी जबरदस्त है कि वो फैसला करा देते हैं। नहीं भाईजान, 3 दिन में कोई टेस्ट मैच का फैसला होता है? जबरदस्त की बात नहीं, जबरदस्त का एक तो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। 200 में आउट हो गए, फॉर गॉड से कौन सा कप्तान होगा कहता है जल्दी जल्दी आउट हो जाओ, हमने फैसला करना है? ऐसा नहीं होता। वो मतलब वो तो बैड लक हो गई कि जल्दी जल्दी आउट हो गए। देखिए, उन्हें रन्स करने, जिस तरह भट्टी साहब ने बोला 100% अगर वो स्कोर नहीं करेंगे उनकी कप्तानी में, ही हैज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब तक वो फैसले सही नहीं करेंगे, जब तक वो, ये देखिए कप्तान चालाक होता है, उसको ट्राई मारनी चाहिए। और इट्स अ थैंकलेस जॉब। कई दफा आपके फैसले गलत हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार क्या कप्तानी कर रहा है। नहीं, वो होता है, जैसे हम अभी कह रहे हैं। और सेफ प्ले करके भी तो हार ही रहे हैं ना, तो फिर कर लो फैसले। हाँ, अगर आप सपोज करें कि जीत जाते तो हम कहते हैं जी जबरदस्त जीत गया। बिल्कुल ऐसा ही होता ना। हाँ, ऐसा ही होता। अच्छा, नसीम शाह का बताएं। नसीम की, अच्छा, नसीम शाह को कंसंट्रेट करना है क्रिकेट के ऊपर। वो बहुत ज्यादा जो है दूसरी एक्टिविटी मुझे लग रहा है, जैसे कि आपके पास हसन अली थे, वो भी थोड़ा सा शौकिया थे, आपका धानी साहब हैं वो भी थोड़े शौकिया हैं। वो ये भी मुझे फीलिंग मेरी आ रही है, मैं कभी जिंदगी में आज तक उनसे नहीं मिला, तो उनकी भी बॉलिंग में जो है बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता आजकल बॉलिंग कोच कौन है भाई, उनको बिठाकर समझाना चाहिए कि उनकी लाइन और लेंथ, आप उसको देख ले, अब्बास को एक जगह गेंद करता है, ठक 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 ठक। ये एक अच्छे क्रिकेटर्स की जो काउंटी में खेलते हैं, जो गोरे होते हैं ना, इस तरह की बॉलिंग करते हैं, तो हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। सपोज करें आप नसीम शाह को ड्रॉप करते, फिर किसको खिलाएंगे? आपका एक प्लेयर तो बांग्लादेश में खेल रहा है। मेरा सवाल उठा रहा हूँ, मोहम्मद अली को आपने सेलेक्ट नहीं किया, एक वो चॉइस है आपके पास के जो टीम में आ सकते हैं, और धानी का तो समझ भी नहीं आता कि कभी वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास भी, हमें फास्ट बॉलर भी जो ढूंढने पड़ेंगे ना। तो ये सवाल मैं दोबारा उठा रहा हूँ कि शाहीन क्यों जाके बांग्लादेश में खेल रहा है, जबकि पाकिस्तान की खेलने में नहीं खेल रहा ना टेस्ट मैच। अब्दुल्ला एक बात, जी भट्टी साहब, सबसे तेज बॉलर है हारिस रऊफ, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट ईयर भी मतलब हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट, सिकंदर भाई बाबर आजम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे इस पाकिस्तान टीम, वो तो बिल्कुल भी नहीं खेला। बाबर आजम के 50 से 60 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उसके क्रेडिट पे, इसने तो जिंदगी में नहीं खेला है। आप उसको खिलाएं, जब तक टीम में नहीं आए थे तो बस खेल लिया था, टेस्ट मैच ज्यादा है। अच्छा, मैं एक रिकॉर्ड आप लोगों को भेजूंगा, जो T20 की टीम है पूरी दुनिया की, जो अभी यूएसए में खेली गई है, पाकिस्तान के सबसे कम टेस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस हैं 600। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, इन सब के हजारों में है, हमारे 600 हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे लड़के नहीं खेलते हो, यही चीज सही करानी है। चलिए, होपफुली ये तो मतलब बूढ़े हो गए ये बात करते करते। थैंक यू, मतलब तो नहीं हुए वैसे, बट थैंक यू वेरी मच सिकंदर एंड भट्टी साहब फॉर बीइंग। सो जी, ये था खुलासा कल के ये जो पिछले 2-3 दिनों का टेस्ट चल रहा था, और एंड वी कैन ओनली होप, लेकिन इंशाल्लाह वी आर रियली होपफुल कि हम दूसरा मैच जीतेंगे। You know, the year can start off on a very good note as well, so why not? Let's hope for that. And Shan, come on boy, you can do it. मतलब you were almost there. Yes. You had almost had it. Yeah.
अच्छा, वो कितनी बैड फीलिंग हुई होगी जब लग रहा हो बिल्कुल कि आई फाइनली वी आर देयर एंड दैट बट वी आर नॉट रियली देयर। भाई कराची में सर्टेनली लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, इंक्लूडिंग अस। आपने कहीं भी कम्यूट करना हो, ओवर द वीकेंड तो बहुत था, ओवर द वीकेंड बहुत था। और ज़िला कुरम में अब जो सूरत हाल है उस पर सबको तशवीश है, होनी भी चाहिए, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हालात मामूल पर आएँ। लेकिन उन लोगों का क्यों रास्ता रोका जा रहा है या उन लोगों को क्यों तकलीफ में डाला जा रहा है जिनका जो ऑलरेडी गमगीन और रंजीदा है इस मामले को लेकर, और वो अपनी सूरत हाल से और गमगीन और रंजीदा होते हैं क्योंकि किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने किसी ज़रूरी काम से जाना है, किसी ने किसी की शादी है, किसी ने जनाजे अटेंड करना है। मतलब क्या हो रहा है भाई? तो गुज़िश्ता 4 दिनों से इफ़ यू वर इन कराची तो आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। सियासी कायदीन और हुकाम का किरदार कुछ समझ नहीं आया इस सारे सिचुएशन में। और पहले भी आपको बताते हैं ना, पहले ये भी आपको बताते हैं ज़िला कुरम में क्या हो रहा है। कई माह के पुरतशद्दुद वाक़यात में 130 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। उसके बाद ज़िले की मरकज़ी सड़कें बंद हैं। बताया जा रहा है कि अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन लिविंग लाइक दैट? वैसे अच्छा, खाने पीने का आपको बताइए कि ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए और हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कितनी बार बात करते रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दीज आर ऑल रियल ट्रूथ्स। और सड़कें खोलने के एजेंडे पर ग्रैंड जिरगा जो था वो कल बुलाया गया और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को उम्मीद है कि रास्ते जल्द खुल जाएंगे। अभी हुआ कुछ नहीं है, ये सारी उम्मीदों पे बातें चल रही हैं। अब क्या उनका कहना था ये देखें। इंशाल्लाह ये मुआहदा जो है ये दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान हो जाएगा। बुनियादी रुकावट थी या जिसकी वजह से ये तातुल हुआ वो फ़रीक़ैन को इस बात पर राज़ी करना था कि वो असला जो है जो उनके पास है ख़ास तौर पर भारी हथियार वो हुकूमत के हवाले करें। तो इस पर थोड़ा सा था टाइम लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा और जैसे ये मुआहदा हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह सड़क भी खोल दी जाएगी। इस बार हमने 1-2 प्लाटून्स FC की वहाँ पर एक्स्ट्रा तैनात करने के लिए अहकाम जारी किए हैं और दूसरा वज़ीर आला साहब ने 400 के करीब पुलिस एहलकार भी जो हैं वो भर्ती करने का कहा है और उनको ट्रेंड एहलकारों को ताकि फौरी तौर पर कार्रवाई करके अमन अमान के क़याम में मदद दे सकें। और उसके अलावा हम ये जो सड़क है जिस पर ये लड़ाइयाँ हुई अब तक, इसको मज़ीद हिफाजत और महफूज बनाने के लिए वहाँ पर हम चौकियाँ भी बना रहे हैं। अच्छा जी, उधर आपको ये भी बता दें कि ज़िला कुरम के अवाम जो हैं उनसे यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जो हैं वो जारी हैं जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर मजहबी ग्रुप्स ने मुनक्किद किए हैं। बाकी शहरों में तो ये एहतजाज मखसूस मकामात पर हैं, लेकिन कराची में जुमेरात से जारी इन धरनों का दायरा कार शहर भर में फैल चुका है। शारा फैसल, एमजना रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची समेत 14 मकामात हैं जहाँ रास्ते बंद हैं और इस बंदिश की वजह से एयरपोर्ट की ट्रैफिक मुअत्तल है। अस्पतालों तक मरीज पहुंचना मुमकिन नहीं रहा। दफातर जाने वाले फंसे हुए हैं। सूबाई और शहरी हुकूमत मामलात में इंतहाई दिलचस्पी दिखाते हुए बिला नागा बयानात भी दे रही है। अगर कहीं पे पूरा में एहतजाज करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक को लोगों को तकलीफ नहीं होती, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहा फिर हुकूमत को लोगों को तकलीफ अगर होती है तो लोगों को तकलीफ दूर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। अगर आपका टारगेट ये है कि आप नुमाइश को चोक करेंगे, सारे फैसल को चोक करेंगे, सफूरा के इलाकों को चोक करेंगे, शोराब बोर्ड के इलाकों को चोक करेंगे, फिर आपका टारगेट जो है ना चीज़ों को पैरालाइज करना है। और मैं समझता हूँ कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। अच्छा, ये सब कुछ आपने सुन लिया और जब इन बयानात से काम नहीं बना तो पीपल्स पार्टी ने कल मजीद बयानात दिए। पाराशनार के लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? क्या इसके बदले सिंध के मासूम बच्चों को अजियत देनी चाहिए? या सिंध के अंदर जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं उनकी फ़्लाइटें मिस हो जाएं, कारोबार कर रहे हैं उनको तकलीफ़ हो? ये तो फिर इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई सियासी रंग डालने की कोशिश कर रहा है और ये नाइंसाफ़ी है। इसको इंसानी तौर से देखें कि पाराशनार में होने वाली तकलीफ़ से सिंध के लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। वहाँ पर जोर डालें, जाकर खैबर पख्तूनख्वा में करें शोर, वहाँ पर बिल्कुल करें। उनके मैं कहती हूँ वज़ीर आला हाउस के बाहर जाके बैठें, यहाँ पे भी तो आके बैठते हैं ना वज़ीर आला हाउस के बाहर।
और यहाँ भी आप एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज मतलब खैबर पख्तूनख्वा में तो आप एहतजाज करें ही, लेकिन आप पंजाब में, आप बलोचिस्तान में, आप सिंध में भी एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन जहाँ आपके हक से मेरा जीने का, जिंदा रहने का, आने जाने का हक मुतासर हो रहा है, तो आप अपने एहतजाज को उस हद तक महदूद करें कि आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो और मेरा मामूलाते ज़िंदगी भी मुतासर ना हो। मतलब बड़ा डेलिकेट बैलेंस है इस चीज़ में, लेकिन दैट इज़ हाउ इट शुड बी डन। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं दानियाल सैयद, जो हमें बताएंगे। दानियाल, क्या हालात हैं कराची में? वीकेंड का भी हम आपका अहवाल आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है? कितने पॉइंट्स खुले हैं, कितने बंद हैं? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त कराची शहर में 13 मकामात हैं जहाँ पर बदस्तूर धरना जारी है। हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। यहाँ पर मजहबी जमात की जानिब से पारा चनार वाक़यात के ख़िलाफ़ 24 दिसंबर से जिस धरने का आगाज़ किया गया था नुमाइश चौरंगी से, वो 26 दिसंबर से शहर भर के मुख्तलिफ मकामात तक फैला। शाहर फैसल पर नाता खान के मकाम पर 26 दिसंबर से धरना जारी था। मलीर 15 के मकामात पर धरना जारी था, लेकिन ये शाहर फैसल पे जो 2 धरने हो रहे थे, इनको रात गए ख़त्म किया गया है। पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए उलमा इकराम से, जिसके बाद रात गए तकरीबन 4 बजे के करीब शाहर फैसल पर नाता खान का मकाम जो था और मली 15 का जो मकाम था, इन दोनों मकामात पर जारी एहतजाज 4 दिन से जो जारी था उसको ख़त्म कर दिया गया। शाहर फैसल बंद होने के बायस, मली 15 बंद होने के बायस न सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले बल्कि कैंट डिगरोड कैंट स्टेशन पर जाने वाले भी जो अफराद थे, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जो मुसाफिर कोरंगी से, स्टील टाउन, गुलशन हदीद से सफ़र करके अपने दफातर को आते थे शाहर फैसल पर या टावर की जानिब या किसी और शहर के मकामात पर, उन्हें घंटों की अजियत का सामना करना पड़ता था। जो धरने शाहर फैसल पर नाता खान के मकाम पर या मली 15 के मकामात पर जारी थे, उनमें बाज़ औक़ात जो है मुजाहिरीन एक रोड जो है वो क्लियर कर देते थे जिस पर डबल ट्रैफिक चलाया जाता था, और जब डबल ट्रैफिक भी चलती थी तब भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रहती थी क्योंकि लोग कवानीन की पासदारी नहीं करते थे। ताहम रात गए इन 2 मकामात पर शाहर फैसल के जो मकामात थे उन पर जारी धरना ख़त्म कर दिया गया है। इस वक्त भी नुमाइश चौरंगी समेत कराची शहर के 13 मकामात हैं जहाँ एहतजाजी धरने जारी गए। अच्छा, बयानात तो हमने भी सुनाए भी, मेयर साहब के भी, दीगर लोगों के भी बातचीत हो रही है। बातचीत के नतीजे में ही ये शाहर फैसल क्लियर हुआ है, क्योंकि शाहर फैसल को ब्लॉक करने का मकसद था कि ना आप शहर का एक हिस्सा दूसरे से बिल्कुल कटा हुआ है। एयरपोर्ट भी जाहिर है आप जाने से कासिर हैं या दीगर रास्ते लेकर जाएंगे, तो ये बातचीत के नतीजे में ही हो सका है। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो किस लेवल पे हैं? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल IG कराची और कमिश्नर कराची समेत ज़िला इंतज़ामिया का वफ़द था जो नुमाइश चौरंगी पर पहुंचा था और यहाँ पर उलमा इकराम से उन्होंने मुलाकात भी की थी और उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उलमा इकराम ने कुछ वक्त मांगा था। फिर रात गए जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उनकी जानिब से भी एक वफ़द पहुँचा था शाहर फैसल पर नाता खान और मली 15 के मकामात पर। जब उन्होंने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए उसके बाद मुज़ाहिरीन पूरा तौर पर मुंतशिर हो गए और शाहर फैसल को क्लियर करार दे दिया गया, जिस पर ट्रैफिक की रवानी अब जो है वो जारी है। लेकिन जो शहर के दीगर 13 मकामात हैं वहाँ पर मुज़ाहिरीन इस वक्त भी बैठे हुए हैं। मेन यूनिवर्सिटी रोड पर इतवार बाज़ार जो लगता है उसके सामने हुसैन नज़ारा मुगल गोट के जो रहायशी हैं वो सरापा एहतजाज है। कामरान चौरंगी पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, सफूरा चौरंगी पर एहतजाज किया जा रहा है, 5 स्टार चौरंगी नाज़ाबाद पर एहतजाज गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है। नाज़ाबाद नंबर 1 गोलीमार का जो इलाका कहलाता है यहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है। और ये जो आपने चलिए आपने जो बताया, एक शाहर फैसल तो खोल दिया है, आपने जो बाकी पॉइंट्स ज़ाहिर है कामरान चौरंगी हो गई, यूनिवर्सिटी रोड हो गई, नाज़िमाबाद हो गया, ये इंतहाई पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ कराची हैं। मतलब इनमें तो बंद कर देना, अगर सड़क लाइक के कराची को बंद कर दो, सड़क खुली भी हो तो ट्रैफिक चौकी रहती है इन इलाकों में पीक आवर्स में। बहुत शुक्रिया आपका, दानियाल सैयद हमें बता रहे थे। और अच्छा, हमें अब ज्वाइन किया सादिया जावेद साहिबा ने, मान सिंध हुकूमत है। सादिया साहिबा, किस तरह ये, हमें ये तो पता है कि ऑब्वियसली नेगोशिएशंस हुई प्रोटेस्टर्स के साथ, खास तौर पे शाहर फैसल जो ब्लॉक हुआ था, किस चीज़ से वो माने वहाँ से उठने के लिए, और आज जिन मकामात पे और भी मकामात हैं जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो क्या बातचीत होगी, किस तरह हैंडल करना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध गवर्नमेंट पहले दिन से कोशिश कर रही है कि इनके साथ नेगोशिएट किया जाए। हमने इनको ये बिल्कुल कहा है, प्रोटेस्ट करना, पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी का हक है, हर सियासी जमात का हक है, लेकिन वो पुरअमन हो जिससे पाकिस्तान के शहरी और ख़ास तौर पे कराची के शहरियों को तकलीफ़ और परेशानी ना आए। कल रात को भी जो इनसे डायलॉग हुआ है, मुसलसल डायलॉग जारी है। नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो इस डायलॉग को लुक आफ्टर कर रहे हैं और वो मुसलसल इनके कायदीन MWM और बाकी लोगों के साथ राब्ते में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि शहर खुल जाए और जिसके नतीजे में शाहराह फैसल हम खुलवाने में कामयाब भी हुए। लेकिन बाकी जगह बिल्कुल आपकी बात सही है कि शहर ब्लॉक है और कराची को ब्लॉक करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बिजनेस हब को ब्लॉक किया है और ये कोई मुनासिब बात नहीं है। पारा चिनार कुरम एजेंसी में जो हुआ वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान के तमाम अफराद के लिए बहुत तकलीफ दे बात है। वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहां वो हुआ, जिस हुकूमत की वो नाअहली थी उसके सामने तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। MWM वहाँ उनकी इत्तेहादी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वहाँ वो आवाज़ उठाएं, वो मसला वहाँ सॉर्ट आउट हो। लेकिन कराची शहर को ब्लॉक करना, चौक करके। जी बिल्कुल, वी गेट इट। आप जरा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकेंगे कि किन पॉइंट्स पे नेगोशिएशन हुई है, जो बात हुई है? ऑब्वियसली किसी वजह से तो वो उठ गए होंगे, तो क्या वादा हुआ उनसे, क्या प्रॉमिसेस हुए? नहीं, उनसे वादा या प्रॉमिस नहीं, वो भी खुद भी ये कह रहे हैं कि जी हम तो कल, अगर आपने रात को MWM वालों की लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई शर्तें नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो बस कुरम एजेंसी का जब तक जिरगा डिसाइड नहीं होगा, मामलात नहीं डिसाइड होंगे, रोड नहीं खुलेगा, हम नहीं उठेंगे। कल उनकी रात की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैंने खुद सुनी है। तो इसका मतलब ये है कि जी उनकी हमसे तो कोई डिमांड नहीं है, बस उनकी डिमांड ये है कि जी, तो अगर उनकी डिमांड अपने इत्तेहादियों से ही है जो आपने जिक्र भी किया, तो आपको क्या लगता है कराची को क्यों बंद किया है उन्होंने? मतलब आपको यहाँ लगता है कि कोई सियासत भी हो रही है इस मामले में यहाँ पे कराची में? कोई देखें, कराची में डेफिनेटली ये मतलब इसको सियासी रंग दिया गया है, जबकि कुरम एजेंसी का सानिहा सियासी मामला नहीं है। वो एक इंसानी अलमिया वहाँ हुआ जो आपस में झगड़े की वजह से, चाहे वो ये कहते हैं कि जी वो फिरका वारियत पे नहीं हुआ, ये कहते हैं वो ज़मीन पे नहीं हुआ, जिस वजह से भी हुआ वो एक इंसानी अलमिया है वो, लेकिन सियासी मामला नहीं है। लेकिन कराची को ब्लॉक करके आप इसको सियासी मामला बना रहे हैं। आपकी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है जो KPK में बैठी हुई है, आप उसका हिस्सा है, आप जाएं उसके चीफ मिनिस्टर को पकड़े। आप और मैं गवाह हैं कि ये कुरम एजेंसी में पिछले 50-60 दिन से ये मामला है। इस दरमियान 3 दफा तो KPK का चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद पे हमलावर था। वो अपने सूबे को नहीं देख रहा, इनको भी उसको बाय फोर्स चाहिए कि वो वहाँ उनसे बात करें, वो मामला सॉर्ट आउट करें और वो मुज़ाकरात जल्द अज जल्द मुकम्मल कराइए। तो सूबाई पेशावर KPK की बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब ये बताइएगा कि अगर ये नहीं मामला सॉर्ट आउट होता यहाँ पे, तो चलिए शाहराह फैसल खोल दिया, लेकिन और बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे लोगों को बहुत अजियत का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक की बंदिश की वजह से। क्या करेंगे? मतलब अल्टीमेटली मुजाहिरीन को उठाने की कोशिश करेंगे पुलिस एहलकार? कल भी मैंने शिया जो आलिम हैं, लीडर्स हैं जो कराची में मौजूद हैं, उनसे एक अपने बयान के ज़रिए रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मसले को ख़त्म कराएं और शहर में जो देखें जो वहाँ तकलीफ़ आई उसको मद्देनज़र रखते हुए अब आप कराची के शहरियों को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, लोगों को दफातर जाने का आज पहला वर्किंग डे है, ऑफिसेस जाने में लोगों को तकलीफ़ है। तो मैंने कल भी की थी, लेकिन देखें स्टेट से अगर स्टेट ने एक्शन लिया तो हम वो चाहते नहीं कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो और कोई जो है फिरका वारियत के रंग दिया जाए कि जी किसी फिरके के खिलाफ कराची में पुलिस ने एक्शन किया। लेकिन अगर जो कि डायलॉग हो रहा है, आपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी सुना है, आपने बाकी भी पीपल्स पार्टी के लोगों को सुना है, फिर गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन लेगी, क्योंकि हम कराची
के शहरियों को तकलीफ में नहीं गवर्नमेंट एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत। थिंकिंग कि अभी तो स्कूल वगैरह बंद हैं, तो फिर ये इतना मुश्किल हुआ है। अगर स्कूल्स खुले होते तो फिर तो दिस वुड हैव बीन रियली, हाँ, एक काफ़ी मेहम हो जाता। अब क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा और कितनी देर तक ये प्रोटेस्ट चलेंगे, लेट्स सी। हैविंग सेड दैट, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पारा चिनार में आर हार्ट ब्रेक्स फॉर व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। मतलब वो तो केपी हुकूमत को वॉर फुटिंग पे जिसको कहते हैं ना, हालांकि दिस इज नॉट द वर्ड दैट शुड बी यूज्ड, लेकिन वहां के मसलों को हल करना पड़ेगा। इट्स बीन गोइंग ऑन फॉरएवर। और अगर किसी से नहीं हल हो रहा तो वफाक जो ऑलरेडी आई एम श्योर इस मामले को देख रही है, वो स्टेप इन करें, बाकी लोग आए, मतलब इस मामले का तस्वीया कराएं। हमारे ही लोग हैं जो शहीद भी हुए हैं, जो सफर कर रहे हैं, और जो चले गए वो तो चले गए, उनका दुख तो है ही पहाड़ जैसा, लेकिन जो जिंदा हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वो खुराक की किल्लत से मर रहे हैं या अद्वियात ना मिलने की वजह से जान जा रही है। एक और लेवल की है उधर, जो दैट वी सिटिंग इन कराची कैन नॉट इवन इमेजिन कि वहाँ सर्दी कितनी है। तो बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं दैट नीड टू बी। अच्छा, सर्दी के मौसम में ऑब्वियसली हाफ ऑफ द पाकिस्तान गेट्स मैरिड एंड द अदर हाफ इज already married and अब सालगिरह हैं और एनिवर्सरी है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि जिसकी गर्मी में भी कोई तकरीब थी ना, वो इंतजार करता है। तो इसी तरह इवेंट्स जो होते हैं ना, जो शहर रिलेटेड इवेंट्स हैं, वो भी सर्दी में ही हो रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ ना कि अब्दुल्ला आप क्या कहने वाले हैं, तो वो भी सर्दी में हो रहे होते हैं, और वो उनका तो बनता भी सर्दी में ही होना है, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत गर्मी होती है। कराची मैराथन जो कि ऑब्वियसली कराची में ही है, वो होने वाली है वेरी सून एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। लेकिन आज जरा हम इस पे इसलिए डिटेल में बात करेंगे बिकॉज हर लेवल पे ये बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत पॉपुलर हो गई है। इट इज अराउंड द कॉर्नर, और संडे को होने वाली है कराची की ये मैराथन, जो कि अब संडे, हाँ जी बिल्कुल अगले संडे को, जो कि ग्लोबल मैराथन कैलेंडर्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बन चुका है। सर्टनली पिछले साल तो हम भी इसमें गए थे और सब ने, मतलब इट इज़ अ फैमिली इवेंट, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, आप खुद तो सर्टनली इंजॉय कर ही रहे होते हैं, फिर आपके दोस्त भी भाग रहे होते हैं, आप उनके लिए प्लाकार्ड्स पोस्टर्स लेके खड़े होते हैं। अच्छा, और इस वीकेंड पे बाय द वे ये जो मैराथन हो रही है, ये इसके ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं कि इस बार पहले से कहीं ज़्यादा लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए हम जरा इस पे बात भी करना चाहते हैं और इसके फवाइद वगैरह। और अगर आपने हुमा से मिलना है तो भी आप जाइएगा, ये रजिस्टर कर चुकी हैं ऑलरेडी। हाँ, मैं रजिस्टर कर चुकी हूँ। आई विल बी देयर, वेल वेदर आई विल बी रनिंग और जस्ट हैविंग अ चैट और चाय और a चैट और चाट। वैसे अब्दुल्ला आपने नहीं है इसमें? मैंने कर लिया है, अपने अहले खाना के हमरा इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराई है। We will be there। अच्छा जी, मुज़म्मिल खान नियाज़ी हमारे साथ हैं और सना मलिक हैं हमारे साथ, who would be participating in the Karachi Marathon। And not just that, because they are marathon runners। ये तो ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बहुत बर्लिन और कहाँ सना से स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट, सना, what drives you to it? मतलब ये लोग कहते हैं ना, ये एक ट्रेंड भी बनता जा रहा है, लेकिन you guys do it more than the trend। थोड़ा सा फैशनेबल भी लगता है ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, अच्छा लगता है। आई थिंक 42.2 किलोमीटर तक जो है ना फैशनेबल नहीं रहता, वो तो आपको सीरियस होना पड़ता है। वो होता है 5-10 किलोमीटर तक आई थिंक रहता है, वो हमारे वाला है 5 किलोमीटर, वो बस इतना होता है। उसके बाद 42.2 एक्चुअली आई मीन कुछ ना कुछ द फैक्टर हैज टू बी देयर टू ड्राइव यू। मैंने ऑनेस्टली आई थिंक द बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर वुड बी द रनिंग कम्युनिटी इन पाकिस्तान। आई थिंक कि वो जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को टू वेक अप एट 4 AM 5 AM इन द मॉर्निंग टू ट्रेन फॉर अ फुल मैराथन। You really have to be motivated for that। Very motivated, I think very disciplined also, very motivated। So I think वो कम्युनिटी से एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, एंड दैट इज़ वाई अभी जैसे लास्ट ईयर के जो कराची मैराथन था और अभी के में जो नंबर है ऑफ रजिस्ट्रेशन वो इतना डिफरेंस है। आई थिंक लास्ट ईयर 3,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, दिस टाइम वी आर टारगेटिंग 6,000 to 7,000। ओके, डबल आप कर रहे हैं। तो हम और औरतों का नंबर भी डबल है, बिकॉज आई थिंक 1,000 वुमेन वी आर टारगेटिंग। तो वो पहले जो था वो बहुत कम औरतें थी, आई थिंक 4 वुमेन वर एबल टू फिनिश द फुल मैराथन। इस टाइम पे हमारा नंबर बहुत बड़ा है, ओवरऑल भी टोटल जो मैराथन के नंबर्स हैं आई थिंक उसमें 225-230 रजिस्ट्रेशन है। पता है लोगों में अपने आप का ख्याल रखने का शऊर भी ज़रा ज़्यादा आ रहा है। एक तो इस पे बात बहुत होती है ऑब्वियसली, एक
जैसे कहते हैं ना, पहले उस तरह से अपना ख्याल ध्यान नहीं देते थे अपने ऊपर लोग, लेकिन अब देते हैं। लेकिन मुज़म्मिल, ये जब भी हम मैराथन की बात करते हैं उसमें कोई और मिशन इन्वॉल्व ज़रूर होता है साथ। बहुत से लोग जब दुनिया में जाते हैं मैराथन रन करने के लिए तो यूजुअली फॉर सम कॉज, कोई हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी है, समथिंग लाइक दैट, इन विच उसमें और भी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है। अभी सिर्फ हम कराची वालों को कहते हैं कि आओ, या फिर देयर इज समथिंग एल्स इन्वॉल्व्ड एज वेल? इधर कराची में इसलिए हम करते हैं कि हम एक रनिंग कम्युनिटी बढ़ाना चाहते हैं। लोग ऑब्वियसली इंटरनेशनल जब रेसेस में जाते हैं तो वो किसी कॉज के लिए भी जाते हैं। वो किसी भी एक कॉज जो कि कैंसर से रिलेटेड हो सकता है, किसी की मेडिकल कंडीशन के रिलेटेड जो कि आम है और उसका एक इलाज नहीं मिलता, तो उसका कॉज बना के लोग जाते हैं। कराची में फ़िलहाल हमारे पास ऐसा तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल एक रनिंग कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, उसके ऊपर हम वो दे रहे हैं क्योंकि लोग देख कर ही आते हैं। जब देख कर आएंगे तो एक कॉज बिल्ड होगा और इस तरह फिर वो कंटिन्यू। तो मतलब अभी हम स्टिल वी आर न्यू टू इट, हमें ऑल्दो कुछ साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को माइल कर रहे हैं। सना से भी हमने पूछा था, आपने भी ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप तो पैडल भी बहुत ज़्यादा है, व्हाई रनिंग? रनिंग इज एक्चुअली a gift. It's not a hobby, it's not a sport. Lovely. It is a gift. So रनिंग मेरे लिए एक बहुत ही एक स्ट्रेस रिलीविंग है, और जो भी बाकी डिफरेंट स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट है। एक आपको स्ट्रेस रिलीफ है, आपको काफ़ी इससे बेनिफिट्स भी मिलते हैं बाकी स्पोर्ट्स में, लेकिन इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स अ गिफ्ट। तो भाई एक सवाल जो है ना, मैंने अपने आप से भी पूछता हूँ एट टाइम्स, और अब ये हमारे साथ एक्चुअल मैराथन रनर्स मौजूद हैं। हम लोग भी ज़ाहिर है अपना ध्यान रखने के लिए जिम जाते हैं, जितना भी ट्रेडमिल एंड एलिप्टिकल्स जो भी कार्डियो होता है करते हैं, लेकिन सड़क पे नहीं भागते या ग्राउंड में नहीं दौड़ते। क्या फ़र्क होता है हमारे और आपके दौड़ने में जब हम ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हैं और आप बाहर आउटडोर्स में मौजूद होते हैं? एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है या अदरवाइज भी डिफरेंस होता है? अच्छा, सो द थिंग इज कि अगर हम ट्रेडमिल की ऑप्शन हो भी ना, तब भी व्हेन यू ट्रेनिंग फॉर अ मैराथन ना, तो रोड्स आपकी मजबूरी है, बिकॉज जितने लंबे डिस्टेंस हमें ट्रेनिंग में भी करना पड़ता है, सो फॉर इंस्टेंस 34, 35, 36 किलोमीटर तक मैक्सिमम, वो ट्रेडमिल पर नहीं हो सकता। एंड यू नीड दैट एनवायरनमेंट एज वेल, यू नीड दैट एनवायरनमेंट आल्सो, एंड देन बिकॉज जो मैराथन एक्चुअली में आपने जाके भागनी है वो रोड पर ही हो रही होगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी मैं उस जर्नी में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ मुझे भागना है टू मेंटेन माई सेल्फ, टू कीप माई सेल्फ फिट, कि मैं बाहर क्यों जाऊं और मैं अंदर जिस तरह कर रहा हूं उस तरह करता ना रहूं। फिटनेस के हिसाब से भी देखो, मैं मैराथन को 1 मिनट के लिए साइड पे भी कर दूं, तब भी द व्यूज वगैरह जो है, जो मोनोटनी जो ट्रेडमिल पर आपको मिलती है, एंड यू गेट टायर्ड ऑफ इट इन 5-6 किलोमीटर के बाद, यू आर लाइक अच्छा बस ज़्यादा नहीं हो सकता। So I think that is the and biggest the social interaction. The social interaction also that comes with the community only. I mean पाकिस्तान के रोड्स उतने सेफ तो नहीं है जितना इजी बाहर में जाके आउटडोर में या बड़े-बड़े पार्क्स में रन करना है। बट अब इतनी अवेयरनेस कराची में एटलीस्ट तो इतनी आ भी गई है, और हमने तो लाहौर इस्लामाबाद मैराथन से के, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द रनिंग लेकिन अपार्ट फ्रॉम द रनिंग ऑफ इट, द डिसिप्लिन इज सो अमेजिंग। मतलब आप जिंदगी में उसके बाद मैराथन करें ना करें, कंटिन्यू करें ना करें, लेकिन जो डिसिप्लिन के आप आदी हो चुके होते हैं, लाइक वेकिंग अप एट 4 in the morning, which means sleeping earlier, मतलब the foods that you take in, अपनी एनर्जी को किस तरह बिल्ड करना है, ये बड़े लाइफ लॉन्ग आपके मेरा ख्याल है हैबिट्स हैं जो फॉर्म हो जाती हैं। इज दैट राइट? आई एग्री। सो आई थिंक एक बहुत फेमस सेइंग है व्हिच इज माय कंप्लीटली फेवरेट सेइंग, व्हिच सेज कि if you have to choose one thing between motivation and discipline, choose discipline, because you won't be motivated every day to do something, right? So वो motivation से build होता वो जब discipline में आ जाता है, तो अब हर रोज ये नहीं होता कि अच्छा वो I'm motivated to go and go 5 in the morning and run. You can't be motivated every day. एक time आता है when you're disciplined, it carries the whole training, right? Because अब आदत बन गई है कि बस उठना है। Exactly. You are like that. All those who are still thinking like us, who want to start their journey in marathon running, हम 5 किलोमीटर से अपना शुरू करेंगे और बहुत सारे लोग आई एम श्योर करेंगे। इट डजंट मीन कि वो मतलब कर नहीं सकते, हमारी फिजिकल एक्टिविटी की है गुंजाइश मौजूद, लेकिन आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे मुजम्मिल? ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर, और आए कराची में संडे को ही देख लें आके कि कितना मजा आता है। इट्स वेरी एंटरटेनिंग एज वेल। इट इज एक्चुअली रनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ आई थिंक आपको शूज अपने लेसअप करने हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं करना, और आपने सिर्फ निकलना है। पहली जंग तो आपकी यही है कि आपने अपने शूज के लेसेस बांधना है और निकल जाना है। आपने स्टार्ट लेना है। मैंने भी इसी तरह स्टार्ट लिया था। मैंने फर्स्ट टाइम 200 मीटर रन की थी, एंड आई हैव नेवर थॉट कि मैं कभी फुल मैराथन फिनिश करूंगा। मुझे सोचा भी नहीं था कि कोई 1 किलोमीटर की भी रेस होगी या 5 किलोमीटर्स की, बट
टाइम गुजरता गया और हमें लर्निंग मिले, अच्छे लोग मिले, ग्रुप मिला हमें, तो उससे हमें पता चला कि एक मैराथन डिस्टेंस भी होता है। फिर आपको देखकर ही लोग इंस्पायर होते हैं। That's right, और हम जैसे लोग आप लोगों को देख के इंस्पायर होंगे। ऑन संडे कराची की मैराथन होने वाली है, डोंट मिस इट। ओके जी, संडे को आप पहुंच सकते हैं, रजिस्टर करना जरूरी होगा। अच्छा जी, कुछ बातें हमने करनी है एंड लेट्स टॉक अबाउट जो एक मुज़ाकरात हैं हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान, वो कहाँ तक पहुंचे। और हम बड़े पुरुम्मीद हैं क्योंकि नया साल जब शुरू होने वाला होता है ना, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि फैक्ट दैट दे हैव अग्रीड टू टॉक, ये इन इटसेल्फ बड़ी होपफुल बात है। तो फिर हमें होप करनी चाहिए। हुकूमत और तहरीके इंसाफ दोनों जाने मुज़ाकरात से पुरुम्मीद लोग भी मौजूद हैं और मुखालिफ भी नुमायां हैं। सख्त बयानात और तानों को ब्रेक दिए बगैर बात आगे कैसे बढ़ेगी, बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। दिसंबर के वक्त में मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज के बाद से ही मुल्की सियासी मंजरनामे में कुछ ठहराव, कुछ उम्मीद की तब्दीली तो डेफिनेटली देखी गई है और दोनों इतराफ की कमेटियां और लीडरान पुर उम्मीद नजर आते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकलेगा, जिसके बाद निज़ाम जैम नहीं हो जाएगा बल्कि आगे बढ़ेगा। और वफाकी वज़ीर ख़जाना को तो मीसाक मईशत की भी उम्मीद है। ये सुने। मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। हरिया ज़बरदस्त। और वज़ीर बैनुल-सूबाई राबता राना सना कुछ और ही आगे होता हुआ देख रहे हैं, सुनिए। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 7 नाम लिए, बड़े मोतबर नाम हैं, लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। ओके, बात तो सही है। ये भी बता दें कि जिस तकरीब में ऐसे ख्वाब सुनाए जा रहे थे ना, उसी तकरीब में ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर लीडर भी मौजूद थे और उनके ख्यालात कुछ यूं सामने आए। मियां शहबाज शरीफ जो है उठ के गया है उनकी सीटों के ऊपर, मियां नवाज शरीफ चल के उसके घर गया है। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया, क्या कोई तवीज आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है कि जो है एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना हो, मैं तुहानू वार्निंग दे रहा है। मोनू ने नेड़े भी नहीं लगन दिता मुज़ाकरा, किसने मेरे को पूछा भी नहीं है कि तू ही यार साडा साथी है, साथ दस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोनू ही पूछा किसे, लेकिन मोनू मैंने माइक दिता तो मैं गल्लां ते कर सकना है। अब जो उनके साथ हैं ये फैसला उन्हीं पर रहने दें कि उनको किसी से वफा की उम्मीद है या नहीं है। खैर, मुज़ाकरात से नाउम्मीद लोगों में ये अकेले नहीं हैं, दूसरी जानिब भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब, शेख वक्कास अकरम और ख़ास तौर पर उनका मुतहर्रिक तरीन सोशल मीडिया इन मुज़ाकरात को अच्छी नज़र से नहीं देखता। और अब जबकि अगली बैठक बस 2 दिन दूर है, मतलब 2 को होनी है, दोनों जानिब से सीज़ फायर हो जाए तो शायद कौम को कोई अच्छी खबर मिल जाए। लेकिन सर्टनली हम अभी भी इसको डिस्कस भी करेंगे और इसके बारे में हौसला अफजा बात भी करेंगे, क्योंकि अगर मुज़ाकरात होंगे, चीज़ें सेटल होंगी तो मुल्क की बेहतरी है, कौम की बेहतरी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई हमारे साथ हैं और साथ ही हमें ज्वाइन किया है सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। शौकत यूसुफज़ई साहब, आपसे बात करते हैं क्योंकि हम बड़ी बेसिक बात है, क्योंकि अभी बातचीत तो चल रही है, टॉक्स, और अभी सेकंड को दोबारा से ये जो राउंड है स्टार्ट होना है। पूरी उम्मीद है आपको ऐसे इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि ये बात जो है वो किसी पॉजिटिव नोट पे जा सकती है एंड वी आर ऑन आवर वे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और नया साल भी मुबारक हो। देखें, अच्छी उम्मीद होती है, नियत अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी इस तरह हालात नहीं है कि जी बिल्कुल आप बंद गली में आप खड़े हो जाएं और आप कहें कि जी बस आगे कुछ भी नहीं है। देखिए, सियासत के अंदर बड़े रास्ते होते हैं, सियासत के अंदर बड़े ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर कोई सियासी बने और सियासी नज़र से सोचे तो बहुत सारे ऑप्शन निकल सकते हैं और उम्मीद भी की जा सकती है। लेकिन अगर देखें, बदकिस्मती है कि जिस दिन से मुज़ाकरात शुरू हुए तो कुछ वज़रा जो है वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो जाए। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात की, उनको यही डर है कि रेहाना डार कहीं असम्बली में ना आ जाए, क्योंकि जाहिर है जब मामला ठीक होंगे तो रेहाना डार असम्बली में आएगी। तो उनको अपनी फिक्र पड़ी है और उस एक हल्के की वजह से वो पूरे पाकिस्तान के लिए जो हमारे मुज़ाकरात है उसको सबूत करने की कोशिश करते हैं। हर जगह कहते हैं, ताने देते हैं, तंज करते हैं। अब जैसे वजीर खजाना की आपने बात की ना, उसको सेंसिटिविटी का पता है कि इस मुल्क के क्या हालात है इस वक्त, और ऐसे नहीं चल सकते जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम जो माशी मुश्किलात है इससे मुल्क नहीं निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा? जब सियासी इस्तेकाम आएगा। तो सियासी इस्तेकाम तो तब आएगा जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आप मुज़ाकरात करेंगे और सही सीधे दिल से करेंगे। तो देखिए, बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर कभी भी आपको जो सियासी इस्तेकाम है ना, वो नजर इसलिए नहीं आएगा कि एक दूसरे के साथ हम मुखलिस नहीं है। अभी पीपल्स पार्टी जो है वो अपना एक अलग रोना रो रही है, वो हालांकि वो हुकूमत के साथ है, ईवान सदर तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत में नहीं है। और शौकत साहब, इसमें अच्छी बात ये होगी कि इसमें सब अपना कसूर माने और अपनी कंट्रीब्यूशन जाने कि एक दूसरे के साथ कोई भी कभी भी मुखलिस नहीं रहा। जब आप बरसरे इक़्तिदार थे, हर कोई किसी न किसी वक्त में किसी न किसी का आलाकार बना रहा, इंतकामी कार्रवाइयाँ चलती रहीं, अभी भी चल रही हैं, पहले भी चल रही थी। तो सेनेटर साहब, ये वो जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात होती है ना, उसमें ट्रूथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब सदके दिल से अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे ना बढ़ा जाए तो फिर आगे बढ़ने को कोई फायदा नहीं होता। सेनेटर साहब, कोई चांस है फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का थ्रू दीज टॉक्स, लिटरली कि सारे अपनी गलतियां माने? कुछ ऐसा लग रहा है कि इस तरफ भी जा रहे हैं हम, या अगर उसमें पड़ेंगे तो कंफ्यूजन मामला रह जाएगा, बस आगे ही बढ़ जाए? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा, और शौकत यूसुफ साहब को भी सलाम। मामला ये है कि जैसा आपने हमारे गालबन कहा है कि दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पे आमादा हो जाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बड़े अच्छे मनाजिर होते हैं जब हम और वो मिलते हैं, एक दूसरे से गपशप करते हैं, आमने सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद संजीदा गुफ्तगू होती है। मैंने जो पहली मीटिंग में देखा है तो इसे बहुत ही अच्छी पेशरफ्त कहना चाहिए कि किसी तरफ से भी न माजी के हवाले आए हैं, न तलखियाँ आई हैं। हम भी अपना एक माजी रखते हैं जो कोई बहुत बेदाग किस्म का नहीं है, तंज़ो तशजील भी करते रहे हैं, अब भी ये बातें होती हैं। उनकी तरफ से भी हमारे बारे में बहुत से अलकाबात और ऐसी चीजें आती रही हैं, खताबात, लेकिन हमने उन चीजों को पसे पुष्ट डाल दिया और उन्होंने भी डाल दिया है, कम से कम कमेटी की हद तक। तो मैं समझता हूं कि हम दोनों को माजी से कते नजर, नंबर एक। दूसरी चीज जो हमने तय की थी पहले इजलास के अंदर कि जी बाहर की दुनिया के अपने डायनेमिक्स हैं, वहाँ पे तकरीरें भी होंगी, जलसे भी होंगे, उन तकरीरों के अलावा जो भी होंगे, तंज होंगे, मीडिया पे बातें आएंगी, जो मीडिया शोज हैं उनमें बातें होंगी। तो हमें उनसे, और फिर इसके साथ साथ मुकदमात होंगे, सजाएं होंगी। तो हमें इस पेशरफ से जो इस कमरे से बाहर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम का नाम देते हैं, इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम उसको अपने ऊपर अगर असरअंदाज नहीं होने देंगे तो बात आगे चलेगी। अगर किसी की तकरीर को पकड़ लेंगे या किसी और वाक़े को पकड़ लेंगे या किसी के रिमार्क्स को पकड़ लेंगे तो हम यरगमाल हो जाएंगे उस सोच के जो कि मुज़ाकरात को आगे नहीं लेके जाना चाहते। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, एक पॉइंट आपसे जानना है कि एक तो चार्टर ऑफ डिमांड आएगा, जाहिर है पता भी है सबको क्या डिमांड्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक बाज़ाब्ता आ जाएगा आपके पास दो को। एक आप लोगों की भी तो कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं या तवक्कुआत ऐसा करने हो सकती हैं। सो आप उनके चार्टर ऑफ डिमांड के अगेंस्ट आपकी क्या तवक्कुआत हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको हुकूमत करने दें, अपनी टर्म, अपनी मुद्दत पूरी करने दें, या इसके अलावा कुछ है?
देखिए अब्दुल्ला, हम अभी तक हमने कोई ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड्स अपनी तरफ से तैयार नहीं किया, लेकिन हम गैर रस्मी तौर पर आपस में हमारी बातचीत जरूर हुई है। हम समझते हैं कि चंद एक चीजें ऐसी हैं जिन पे, और वो सारी की सारी चीजें ना तो जमाती सियासत की बुनियाद पे हम कर रहे हैं, ना किसी फर्द के हवाले से कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के हवाले से, जैसे अभी आप लोगों ने हवाला दिया वजीर खजाना का, कि जो बहुत पहले वजीर आजम भी कह चुके हैं कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एग्री होना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए, ये ना पीटीआई का मसला है, ना पीएमएलएन का है, ना पीपल्स पार्टी। इसी तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ और मियां साहब के साथ तय हुआ था, बाद में खुद खान साहब ने भी उससे एग्री किया, उसको भी हम रिविजिट करें, उसको दोबारा देखें, उसमें देखें कि सियासी जो एहतजाज होता है उसकी हदूदों को यूद क्या होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट हम बना लें, उस पर हम बात कर सकते हैं, हमारी तरफ से हो सकती है। उसके साथ साथ टेररिज्म देखें, एक बहुत बड़ी उफ़ाद, बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़े अफरीद के तौर पर उमड़ आया है। शौकत यूसुफ सईद साहब का सूबा खास तौर पे उससे मुतासर हो रहा है, तो हम मिलजुल के इस अफरीद के मुकाबले के लिए भी कोई काम करें। फिर जिस सियासियत में इस्तेकाम की ये बात कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए दुनिया को मैसेज दें कि यार ठीक है, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, राइट, बड़े बड़े ममालिक में भी होते हैं, लेकिन दीज आर द एरियाज जहां हमारे कोई इख्तलाफ नहीं है। तो सेनेटर साहब, यानी आपके कहने का मतलब है द एरियाज दैट यू जस्ट पॉइंटेड आउट, क्या ये हो गया डिसाइड कि ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे बात होगी, या फिर अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुई कि बात किस पे होनी है? जी हुमा, बात यह है कि अभी फिलहाल जो 2 तारीख का दफ्तर खुलेगा 2025 का इंशाल्लाह, तो उसमें जो गुफ्तगू शुरू होनी है वो उस चार्टर ऑफ डिमांड्स पे शुरू होनी है, जो पीटीआई और उनके, तो वो क्या तरतीब दे दिया है या नहीं? मतलब जाहिर डिमांड्स तो पहले भी थी, फिर सामने आएगा, वो सामने आएगा तो शौकत साहब से पूछ लेते हैं ना कि उसमें क्या सर फहरिस्त है। मतलब जी जरूर, जी शौकत साहब बताइएगा, बानी पीटीआई और दीगर जो कैदी हैं उनकी रिहाई, लेकिन जाहिर है हुकूमत का मानना तो ये है और लॉजिक भी यही कहता है कि हुकूमत ने तो रिहा नहीं करना, हाँ कोई सहूलत ज़रूर मिल सकती है कि कहीं मुंतकिल किया जा सकता है एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन क्या है आपका चार्टर ऑफ डिमांड? अभी उस पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया आपकी अपनी जमात में? भाई देखें, सबसे अहम बात यह है ना कि मुल्क के अंदर होनी चाहिए और इंसाफ के तकाजे पूरे हों, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। ये 3 चीजें अगर इंश्योर कर दी जाए ना, तो बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस है उस पर कोई दम तो नहीं है। अगर वो केसेस शुरू हो जाएं और सही मानों में हो जाएं तो वो तो 1 हफ्ते की बात है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को गैर जरूरी तौर पे डिटेन किया हुआ है, जेलों में रखा हुआ है। अभी जो 26 नवंबर की जो बात आती है, ये मलबा भी हमारे ऊपर डाला जा रहा है, 9 मई का मलबा भी हमारे ऊपर डाला जा रहा है। तो हम पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, अवाम हमारे साथ खड़ी है, तो क्यों ना इसके खिलाफ तहकीकात हो जाए। और ये हमारा जेन्युइन डिमांड है कि 9 मई और 26 नवंबर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक आला सतही कमेटी बनाई जाए, जुडिशल कमीशन बने। क्योंकि अगर मॉडल टाउन के ऊपर जुडिशल कमीशन बना था तो ये भी उसी तरह का वाकया है, उस पे भी बनना चाहिए 26 नवंबर 9 मई को। तो हम तो देखिए 9 मई के हमने आपके बानी के ऑन रिकॉर्ड ये बयानात हैं कि 9 मई में तो हमारे लोग मुलव्विस नहीं थे और अगर हमारे लोग मुलव्विस हैं तो उन्हें सजा दें। अब जब सजा हुई है तो उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं, तो सजा जहां से हुई है उस मामले पे रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि सजाओं के साथ साथ विजुअल्स मौजूद हैं उन लोगों के जिनकी सजाओं पे आपको रिजर्वेशंस हैं कि वो क्या क्या करते रहे हैं। वो तो ऑन रिकॉर्ड फुटेज है। या तो आप कह दें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी सजाओं से क्योंकि ये हमारे लोग ही नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हम जो है ना दुनिया के अंदर हमारा जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम बाकायदा सिग्नेटरी हैं। हम भी कैसे आप डिनाई कर सकते हैं कि, और या तो ये कह दें कि जी हम अलग मुल्क रहना चाहते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है, जिस तरह कुछ वज़रा साहिबान कह भी रहे हैं कि जी हमें किसी धमकी, ये धमकी नहीं है, ना इंटरवेंशन है। ये बाकायदा वो पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ मायदा कर चुके हैं इंसानी हकूक के हवाले से, आप वायलेशन कर रहे हैं, तो वायलेशन का जवाब दें। तो वो कह रहे हैं जी ये मुदाखलत है, इसको आप मुदाखलत नहीं कह सकते। देखिए सजाएं अगर देनी भी थी तो अदालतें मौजूद है ना, आप अदालती निजाम को तो सबूताज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पे इसको खामोश हो रही है। 1.5 साल हो गए। ये अगर जुडिशियल कमीशन भी बनाना होता तो बना लेते, क्या होता।
इसमें कोई वो तो नहीं था। उस वक्त तो उनका अपना जज, चीफ जस्टिस भी अपना था। तो हम तो उस वक्त भी कहते रहे कि जी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। इतनी बड़ी पार्टी को आप दीवार से लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये चार्टर ऑफ डिमांड में सबसे पहले होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। देखिए, चार्टर ऑफ डिमांड में हम यही डिमांड सबसे पहले कर रहे हैं कि जी जो कमीशन बनाया जाए और जो बेगुनाह लोग हैं उनको बाहर किया जाए। देखिए, एतमाद साजी की बात है, दोनों तरफ से एतमाद साजी नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग बड़े भी हैं, इनको भी पता है। ठीक है, हम खुले दिल से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ना कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए अपने वज़रा को भी समझाए कि जो रात दिन जो ताने दे रहे हैं कि ये इस तरह का, पहले अब वज़ीर दिफा ये कहे कि इनको किसी की तरफ से इशारा आया, तो भाई आप किस चीज़ के वज़ीर दिफा हैं? अगर आपको ये नहीं पता है बता देना, कौम को बता दें किस तरफ से इशारा है। तो ये जो चीजें हैं ये बदएतमादी पैदा कर रहे हैं और ये वर्करों के अंदर भी एक रिजेंटमेंट आती है, फिर प्रेशर आता है। मगर ये बात तो आप लोगों ने तय की थी ना कि बाहर जो मर्जी होता रहे, जो कमेटी के अंदर लोग कमरे में मौजूद हैं उनको इन बयानात से, बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर हम इन चीजों की तरफ संजीदगी के साथ चलेंगे तो ये बेहतर होगा। अगर ये गैर संजीदा हो जाएगा, अगर एक तरफ ताने दें, एक तरफ तनकीद हो, किसी हद तक ताने भी हर्ट करते हैं और खास तौर पे मतलब शौकत साहब, सॉरी टू से, लेकिन सोशल मीडिया जो आप लोगों की प्रेजेंस है उसमें तो नोबडी इज इन फेवर ऑफ दीज टॉक्स, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो करता ही है। खैर, हमें जी देखिए, सोशल मीडिया सारा हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ सोशल मीडिया जो है वो इस तरह है जैसे किसी जमाने में PFUJ था, जो ज़ियाउल्लाह की तंजीम वो था ना, मार्शल लॉ था, तो उस वक्त वो जो PFUJ थी वो मार्शल लॉ के खिलाफ थी, तो लोग ये समझते थे कि ये पीपल्स पार्टी के सहाफ़ी है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे लोग इस वक्त नाराज हैं, हुकूमत से नाराज हैं, उनके यहाँ महंगाई कम नहीं कर सके, यहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका, बिजली गैस के बिल लोग अदा नहीं कर सके, तो वो अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं। तो ये एक अलग इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को डिस्टेंस करना चाहिए उन लोगों से, क्योंकि वो बहुत, देखिए, अब जब सिविल नाफरमानी के बयानात आएंगे तो वो भी तो माहौल को खराब करेंगे ना सर। नाफरमानी की, देखिए, सिविल नाफरमानी की तारीख तो पहले अनाउंस हो चुकी थी ना, और वो खान साहब ने होल्ड की हुई है ना। वो तो देखिए, वो तो इस पे डिपेंड करता है कि अगर आप संजीदा है वाकई। वो खान साहब ने होल्ड की हुई है क्योंकि उनकी बहन का बयान है। मुझे एक तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है नहीं चल रही है समझ नहीं आता, क्योंकि बाकी और तो कोई ऑन नहीं करता, कुछ इसी किस्म की, लेकिन उनकी ये बाकायदा अनाउंसमेंट हुई है कि वो होल्ड हो जाए तहरीक, अब नहीं करे कोई सिविल नाफरमानी और रेमिटेंसेस आती रहे। नहीं, सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है। खान साहब ने कहा है कि मैं इसको वापस ले सकता हूँ। तो अब ये जो है ना, ये इन्होंने होल्ड तो नहीं की हुई ना फिर सर। नहीं, होल्ड मतलब ये कि जारी है। मेरा कहने का मकसद ये था कि वो जारी है। हाँ, ये जो दो के जो मुज़ाकरात हैं इस पे डिपेंड करता है, तो अच्छे से वो आ जाए, गेस्चर आ जाए गवर्नमेंट। ठीक है, सेनेटर साहब हमारे साथ हैं, हम जरा उनसे भी पूछ ही लेते हैं कि बड़ी चीजें इस वक्त मतलब कंट्रोल्ड फेज में है, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस ही सेनेटर साहब अगर देख लें, और मुज़ाकरात पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है अब, क्योंकि इफ दे डोंट वर्क आउट, इफ दे फेल, तो फिर जो सारी चीजें फुल ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगी। और कुछ पॉइंट्स तो शौकत साहब ने अभी बता दिए हैं मुज़ाकरात के, खासतौर पर PTI के जो वर्कर्स हैं जो इनकार्सरेटेड हैं, अब तो इनको सजाएं भी हुई हैं, फिर खान साहब की खुद रिलीज, इन सारी चीज़ों से ये कॉन्वर्सेशन जो है टॉक स्टार्ट होनी है। आप लोग तैयार हैं कि इन्हीं पे नेगोशिएशन होनी है इनिशियली? जी हुमा, इन्हीं पे होनी है जो निकात के लेके आएंगे, अपने मुतालबात लेके आएंगे। हमने कोई कदगन नहीं लगाई इन पे। ये जो भी चाहते हैं हुकूमत से, और मैंने कम अज कम ये पहली मीटिंग में ये बात कही थी कि अच्छी बात है कि आप लोग 3.25 साल हुक्मरान रहे हैं, आप जो हमसे मुतालबा करें, चाहे वो कैदियों के हवाले से हो, चाहे किसी की रिहाई के हवाले से हो, चाहे जो बुनियादी हुकूक की बात आप कर रहे हैं उस हवाले से हो, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को हमें उसी मोड में ले जाएं जिसमें आप लोग थे, कि आपने इन हवालों से किस किस को कितनी रियायत दी थी, किस कैदी को आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा किया था, या बुनियादी हुकूक के हवाले से आपका अपना जो तर्ज अमल था वो क्या था, और अब हम
क्या आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं? इरफान साहब, उनसे तो क्या तवक्को करनी थी, क्योंकि वो तो जिस तरह से उस वक्त परवाज कर रहे थे, महवे परवाज थे, उन्होंने ये मजा चखा नहीं था और ये सबक सीखा नहीं था जो अब सीख लिया है। लेकिन आप लोग तो इस सुराख से डसे हुए थे पहले भी। जी अब्दुल्ला, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो मुतालबात हों उनमें ये ज़रूर, मेरे कहने का मतलब ये था कि वो ज़रूर देख लें कि अगर हमारी हुकूमत होती और ये तो क्या करते। अच्छा, एक बात ज़रूर आपसे जाननी है कि जहाँ ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि क्या रुका आया और किस वजह से PTI रजामंद हुई है, वहाँ एक सवाल ये भी है कि हुकूमत क्यों रजामंद हुई है। एक तो ये कि स्टेबिलिटी चाहिए होती है किसी भी हुकूमत को ज़ाहिर हुकूमत करने के लिए, लेकिन क्या अमेरिका का भी दबाव है जो आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हुकूमत ने भी सोचा कि चलिए अब एंगेज करते हैं, मामलात को सेटल करते हैं, अदरवाइज उस तरफ से और प्रेशर आएगा। अब्दुल्ला, कोई लम्हा ऐसा नहीं था, मुझे नहीं याद आता है कि हमने मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर ना की हो। जो 23 अक्टूबर को मियाँ साहब तशरीफ लाए, उन्होंने पहले तकरीर में ये बात कही, वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया, पहली तकरीर में ये बात कही, फिर मुझे लीडरशिप ने कहा जी कि आप चूंकि पार्लिमानी पार्टी लीडर हैं सेनेट के अंदर, तो आप सेनेट में ये पेशकश करें PTI को कि वो मुज़ाकरात करे, टेबल पे आए, बातचीत करें, सियासी माहौल पैदा हो, जमहूरी रवैये जन्म। मैंने वहाँ पे आधे घंटे की तकरीर की जो रिकॉर्ड पे। तो हमारी तरफ से ये कहना कि हम क्यों आमादा हुए, हम तो आमादा थे, लेकिन उस दूसरी तरफ से कुछ चीजें ऐसी थी जी कि हमने इनसे बात नहीं करनी, इनके पास इख्तियार कोई नहीं है, ये कुछ दे नहीं सकते, या हमें, मैं अब वो लफ्ज नहीं दोहराना चाहता जो हमारे बारे में कहे जाते थे। तो जो अगर रिलेक्टेंस थी या एक पॉलिसी के तौर पे हमसे मुज़ाकरात न करने का फैसला था, वो दूसरी तरफ से था। हमारी तरफ से हमने कब कहा है जी कि हम बातचीत नहीं करेंगे। हम तो दरवाजे खोल के, खिड़कियां खोल के, रोशनदान खोल के बैठे हुए थे कि यार कुछ संजीदगी से बातचीत शुरू हो। अच्छा, सियासत जी अब तो चले वो बात भी होगी और संजीदगी से ही इंशाल्लाह ये बातचीत जो है ये आगे चलेगी। हम अमेरिकन इन्फ्लुएंस की अगर बात कर रहे हैं शौकत साहब, तो ये बता दें कि हाउ डज इट फील कि सडनली, जिसका एक कहा भी जा रहा था और शायद दूसरी पार्टियों को डर भी हो इस चीज़ का कि अमेरिका से एटलीस्ट थ्रू स्टेटमेंट्स थोड़ा सा एक प्रेशर या इंटरेस्ट आप कह दें वो आना शुरू हो गया है ट्रंप के एड जो हैं रिचर्ड ग्रेनेल जी, उनकी तरफ से। हाउ डज दैट फील, और वो लॉबिंग किस तरह हुई कि वो अपनी तरफ से ही कहना स्टार्ट हो गए हैं, हैशटैग्स डाल रहे हैं रिलीज इमरान खान के? देखिए, जहाँ तक असास की बात है पाकिस्तान की एटमी, पाकिस्तान के कश्मीर का फलस्तीन या इस तरह के इश्यूज हो या इस्लामी हवाले से, तो इमरान खान कभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप बात कर रही हैं, देखिए ये इंसानी हकूक़ के हवाले से जो बात उठी है, जो अमेरिका भी इस पे बोल पड़ा। अब ये तो जो बाइडेन की गवर्नमेंट है ना, ये तो कभी ट्रंप तो आया ही नहीं है, तो अगर एतराज़ किया तो जो बाइडेन के इंतजामिया ने किया है ना, इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने किया है, UK ने किया है। तो ये इस पे लॉबिंग की बात है, ये तो इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है, तो या तो कह दे कि हम नहीं है, अगर है तो वो तो पूछेंगे आपसे जब आप वायलेशन करेंगे, क्योंकि वहां पे ये चीजें नहीं है। नहीं, मिलिट्री ट्रायल पे भी बयानात आए हैं, आप यूरोपीय यूनियन की भी बात कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब ट्रंप के नामजद एलची हैशटैग हकीकी आज़ादी का नारा लगाते हैं, जो कि एक्चुअली अमेरिका से ही हासिल करनी थी, तो फिर जरा हम भी हैरान होते हैं। आप लोगों को नहीं होती कोई हैरानी कि ये कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए वो ट्रंप भी तो उसी मरहले से गुजरा है ना, वहाँ पे जो कुछ हुआ है सियासी तौर पे वो सब जानते हैं। आजकल दुनिया में क्या चीज छुपी है, सारा दिन तो सोशल मीडिया चलता रहता है, सबको पता है कि किस तरह इमरान खान को घेरा गया है। ये जो अभी 80 बंदे जो रिहा किए थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यहाँ डी चौक वाले, तो जब वो जज ने कह भी दिया कि इनको रिहा कर, तो क्या हुआ, बाहर जाके पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, फिर बेचारे उनके वालिदैन। ये सवालात हैं सर, ये जेन्युइन सवालात हैं। अच्छा, हम पारा चनार पे इससे तफसील से इससे पहले बात कर रहे थे, आप लोग जब नहीं थे हमारे साथ, लेकिन आप हैं अब, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कराची में 13 मकामात पे इस वक्त भी धरना जारी है MWM का, और सर्टनली पारा चनार में जो सूरत हाल है, हर पाकिस्तानी उस पर फिक्रमंद है। कहाँ तक पहुंची ये बात, वो जिरगा डेवलपमेंट, मतलब नॉर्मलाइज होती हुई सिचुएशन आपको नज़र आ रही है नए साल में शौकत साहब?
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें सीज फायर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो दो फरीकैन थे उसमें एक ने दस्तखत भी कर दिए हैं मायदे के ऊपर, दूसरे ने 2 दिन का टाइम मांगा था, मंगल को उनका टाइम पूरा हो जाएगा। और पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ज़बरदस्ती ना हो, बल्कि जो वहाँ की बड़ी सबसे बड़ी जरगा है, उन जरगे के जरिए जो है ना मामलात को हमने ठीक करने की कोशिश की। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी गए हैं और अपना हेलीकॉप्टर उस दिन से लेके आज तक इसी के लिए वक़फ़ किया। रोज़ाना मेडिसिन खेप जाती है, खुराक जा रही है और रास्ते जो है ना अभी इंशाअल्लाह ताला खोलने की भी कोशिश हो रही है कि जो उसके लिए जो कार्रवाई है उसकी हिफाजत के लिए एक अलग फोर्स बनाने का फैसला हुआ है, पुलिस फोर्स, ताकि वो एक रेगुलर सिस्टम बने। और फिर ये भी कहा गया कि अगर किसी ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो हुकूमत उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेगी। अब तक तो हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल नहीं। इस सारे चीजों में कितना अरसा और लग जाएगा? क्योंकि जब ये सारा मामला शुरू हुआ था तो तब इस तरह मुल्क में एहतजाज नहीं हो रहे थे कि मामला जो है ये खुद ही निपट जाएगा और KP हुकूमत इन्वॉल्व हो जाएगी। ऑब्वियसली इतना लैग और डिले आया है, इसीलिए तो हर शहर में प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। शौकत यूसुफज़ई और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और शौकत साहब आप जवाब दे सकते हैं, टाइमलाइन बताइए पारा चनार वाले उसमें कि कब जो है नॉर्मलसी वापस आएगी? ऑब्वियसली इतना अरसा गुजर गया, इसलिए तो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए जी, मैंने आपसे कहा ना कि ये मामला जो है ना ये बहुत पुराना है। ये अभी का नहीं है, जब से पाकिस्तान का ये इशू चलता रहा है और हम मुख्तलिफ हुकूमतों के बीच में हम देखते रहे कि ये इशू चलता रहा, लेकिन इस दफ़ा इसको सीरियसली लिया गया है और इस मसले को मुस्तकिल हल की तरफ हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ये फाटा गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान हुकूमत के साथ होता था, वहाँ जो इशूज होते थे हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इस बार जो है पूरी कोशिश की गई, वो बड़ा जरगा बनाया गया और फरीकैन की बातें सुनी है, उन सब के जो है ना जायज़ मुतालबात वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और साथ साथ जो है ना उनको बिठा के एक मायदा कर लिया गया है। सिर्फ जो है ना एक फरीक ने कहा है कि हमें 2-3 दिन दे चाहिए, वो मंगल को मैंने आपसे कहा कि उसका जो है ना टाइम खत्म हो जाएगा, वो अपने मशावरा। सेनेटर इरफान साहब, ज़ाहिर है सिर्फ पख्तूनख्वा का मसला तो नहीं है, मतलब पूरे पाकिस्तान का मसला है। जो शहीद हो रहे हैं लोग या हुए हैं इससे पहले सब पाकिस्तानी हैं, पूरा हर पाकिस्तानी जो सब देख रहा है सुन रहा है। इससे पहले जो वाक़यात हुए थे 25-24 नवंबर से पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही उस एहतजाज से, उस पर पूरा पाकिस्तान गमज़दा था। वफाक कितना फॉलो अप किए हुए है इस इशू को? और जो वहाँ सूरत हाल बनी हुई है सड़कों की बंदिश की वजह से, एड चाहिए, दवाएं चाहिए, खाना चाहिए, आपको ये लग रहा है कि KP हुकूमत सही ही हैंडल कर रही है, तो इसलिए हम क्या ये समझें कि मुतमईन ही होगी? आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वफाक की? देखिए जी, वफाक की हद तक जो वफाक का काम है वो बड़ी हद तक हो रहा है। पंजाब से भी उनको जो दवाइयों की और किसी और शक्ल में एड मिल रही है। अब बुनियादी तौर पे, ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद ये जो मसाइल हैं अमन व अमान के, ये खालिसतन सूबे का मामला है और सूबा बड़ा बाइख्तियार है। सूबा ये इख्तियार रखता है कि अगर वो ज़रूरी समझे तो फौज को तलब कर ले, वो ज़रूरी समझे तो रेंजर्स को बुला ले, वो जिस हद तक फेडरल गवर्नमेंट की मदद चाहता है वो फेडरल गवर्नमेंट से कहे जी कि ये मदद हमें चाहिए। इस तरह की कोई एफर्ट्स हमें लगी नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं कमेटी का रुकन भी हूँ और तर्जुमान भी हूँ, तो शायद ये बात उस माहौल को ख़राब ना करे, लेकिन ये ज़रूर आप देखें कि जिस दिन वहाँ के मुंतज़िम आला चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे 24-25 को, उस दिन 130 लाशें गिर चुकी थी और 130 लाशों के मसले को कितनी अहमियत दी गई होगी और 24 को इस्लामाबाद आने के मामले को कितनी अहमियत दी गई होगी। दोनों में कोई तवाज़ुन है या दोनों में कोई फासला है या नहीं है, ये सवालात हैं। तो जब तक फुल सीरियसनेस, पूरी तवज्जो के साथ रातों को दिनों को लगा के इस इशू को नहीं देखा, इंसानी जानों का मसला है, ये खत्म नहीं हुआ है। अब भी खबरें आती हैं कि बच्चे मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है वहाँ पे, सर्दी है शदीद वहाँ पे। तो मेरा ख्याल ये है कि तरजीहात की हद तक नए सिरे से गौर जरूर करना चाहिए। जी शौकत साहब, इरफान साहब वक्त कम है। शौकत साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड ब्रीफली? अगर ब्रीफली, अगर आप ब्रीफली
ऐसी बात नहीं है, डायपर तक बच्चों को पहुंचाए जा रहे हैं, ये आप ऑन रिकॉर्ड बात है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि 18वीं तरमीम में ये मना नहीं किया गया कि वफाकी हुकूमत जो है कोई इमदाद भेज दे, इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई भी भेज सकता है इमदाद की हद तक। देखें वजीर दाखिला जो है वो इस्लामाबाद का तो नहीं है, या ऐसे PTI के लिए बना है कि उसको क्रश करो। तो वजीर दाखिला पूरे मुल्क को देखता है, तो क्या एक एपेक्स कमेटी में आके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी? इस तरह नहीं होता। यहाँ पे गवर्नर को बिठाया, वो आए रोज APC बुलाता है, उसके पास इख्तियार ही नहीं है। भाई APC आप बुलाते हैं तो कोई ठोस काम भी करे ना। जो ये इस वक्त जो जरगा गया हुआ था वहाँ पे, और जो इतने मेहनत करके दोनों को फरीक को बिठाया, उनसे असला वापस लेने की बात की, मोर्चे खत्म करने की बात की, कोई आसान काम है? एक दिन में होता है? या इस तरह हम कर देते जिस तरह डी चौक में इन्होंने हम पे हमला किया, लोगों को मारा, जाओ भागो, इस तरह तो हम नहीं कर सकते थे ना। ये तो हमारे लोग हैं। ये तो फिर चलता रहेगा, सियासी मामला बन जाएगा फिर अगेन ये डिस्कशन। बहुत शुक्रिया आपका, बट जाहिर है मुश्किल काम तो है। आपका शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मसले का डेफिनेटली हल होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द पीपल आर सफरिंग। ज़रा मौसम की बात करते हैं क्योंकि हमारा बड़ा ज़बरदस्त मौसम चल रहा है। अच्छा जी, मुल्क के कई हिस्सों में फॉग है, तो कहीं में फ़िज़ाई आलूदगी वाली स्मॉग है, और इन दिनों आपको बता दें एहतियात बहुत ज़रूरी हो चुका है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउटसाइड। और 9:30 पर आतिशबाजी वगैरह भी होगी ना, दरखास्त हर बंदा ना करे, बस डेजिग्नेटेड जो पब्लिक एरियाज है ना उन्हीं तक महदूद रहने दें। और मुल्क के बालाई इलाकों की अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गलियात में वक्फे से बर्फबारी हो रही है। डू वी हैव एनी ब्यूटीफुल विजुअल्स टू शो? प्लीज दिखाएं। पंजाब और KP की भी बात कर लें आप। क्या हो रहा है? मैदानी इलाकों में धुंध का राज है भाई। कल शाम से ही मुल्क के तमाम मोटरवेज बंद कर दिए गए थे जी। और कराची में यूं तो ना बारिश है ना धुंध है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही है कि फ़ज़ाई आलूदगी बला की चल रही है। गुज़श्ता हफ्ते इंडेक्स 150 से ऊपर ही रहा, जो तकनीकी तौर पर मुज़र सेहती है, और ज़रूरत है कि लोग गैर मोहतात रवैया ना अपनाएं। मास्क ज़रूर पहने। अच्छा, आपको खुद नहीं महसूस, अब मुझे अपने आप को महसूस होना शुरू हो जाता है कि यहाँ मुझे मास्क पहनना चाहिए। मुझे खुद इतनी अब आदत हो चुकी है कि मुझे वो सांस मेरा बता देता है कि ये वो सांस बता देता है कि बोझ ना डालो, वो सांस बता देता है कि अब आपको यहाँ मास्क पहन लेना चाहिए। और बस यही हम कह सकते हैं आपको। इसी पे हम बात करेंगे। अंजुम नज़ीर साहब मेट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, हाउ डज द वेदर लुक लाइक अक्रॉस द कंट्री? हम टू आवर्स से हम पहले पहाड़ों की बात कर लें। हम कितनी बर्फबारी इस मरतबा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने विजुअल्स दिखाए, ऑफ कोर्स के बर्फ़बारी है, ताहम एक और मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो 1 जनवरी से जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें इस बात की तवक्को है कि एक दफ़ा फिर एक अच्छा स्पेल जो है, बट ये एक्सपेक्टेड होगा हमारे गिलगित बल्तिस्तान तक। लोअर साइड पे अगर हम बात करें या शुमाली पंजाब, तो वहाँ इसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है फिलवक्त। ताहम इसके साथ साथ जो है 2 और 3 जनवरी को जो है वो कोयटा में भी बारिश हो सकती है, और उसके साथ साथ जो किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, और इसके साथ जब हम अपर साइड पे जाएं तो एक्सट्रीम हमारा जो वेस्टर्न KPK है उसके पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। वेस्टर्न KPK में पहाड़ों पर। और धुंध की क्या सूरत हाल है? मोटरवेज कल रात से बंद हुई हैं, इससे पहले इतनी ज़्यादा धुंध नहीं देखी जा रही थी। आने वाले दिनों में धुंध बढ़ेगी, क्योंकि जो ट्रैवल कर रहे होते हैं बाय रोड लोग, उनके लिए बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होता है। जी देखें, जैसा मैंने बताया कि एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो मुल्क के तकरीबन एक्सट्रीम नॉर्थ पे मुतासिर करेगा, और उसके बाद 2-3 तारीख को एक्सट्रीम वेस्ट पे रहेगा। तो इस बात की तवक्को है कि जब ये वेदर सिस्टम क्लोज होगा तो कुछ क्लाउडीनेस की वजह से थोड़ा सा धुंध जो है वो सबसाइड ज़रूर होगी। ताहम लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग जो है वो धुंध का राज रहेगा। तकरीबन 11 बजे के बाद से आपको जो है वो 10 बजे कह लें या 11 बजे के बाद से आपको मोटरवेज ओपन होना मिलना शुरू हो जाएंगी। हम रात गए और अर्ली मॉर्निंग में धुंध का राज रहेगा। तो यानी बेसिकली तो ये धुंध है, लाइक स्मॉग नहीं है, ये फॉग है। जी अल्लाह का शुक्र है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका डोमिनेंसी जो है वो इंडिया के ऊपर थी, उसकी वजह से पिछले आपने वीक में देखा कि हमारे ईस्टर्न साइड्स पर इंक्लूडिंग लाहौर कुछ बारिश का स्पेल हुआ, जिसकी वजह से स्मॉग जो है वो ऑलमोस्ट इस वक्त मुल्क में कहीं पर भी नहीं है। तो अच्छा, जो भी है लाहौर और गिरदोनवा तो हल्की बारिश हुई है। कराची में अभी क्या आपको लग रहा है, कहीं बारिश का इम्कान है? और सर्दी की नई लहर कब तक मुतवक्के है? अभी भी वैसे हमारे लिए तो सर्दी है, लेकिन बढ़ेगी क्या सर्दी?
देखें, कराची में तो फिल वक्त बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ताहम जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, तो उसकी वजह से 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक या यकम से लेकर 4 तारीख तक आप कह लें, टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर जो है वो थोड़े से राइज होंगे, तकरीबन 14 तक टेम्परेचर आ जाएगा। ताहम 5 और 6 तारीख से दोबारा वही कोल्ड वेव होगी, टेम्परेचर फिर सिंगल डिजिट्स में आ जाएंगे। और फिर एक्सपेक्टेड ये है कि इस कोल्ड वेव में या इसके नेक्स्ट स्पेल में maybe Karachi see something like 6-7. अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्लैश अलार्मिंग लग रहा है, क्योंकि हम तो तैयार ही नहीं होते 6-7 टाइप टेम्परेचर के लिए। जरा एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताइए कि आर वी रेटिंग नंबर 1 एट दिस टाइम। अच्छा, कराची नंबर 1, लेकिन फिगर्स अगर देखे जाए तो हम जरा वी आर फेयरिंग बेटर देन बिफोर। देखें जी, इसमें मैं एक बात बहुत क्लियर करता भी रहता हूं और क्लियर कर भी रहा हूं कि जो आप AQI इंडेक्स देखते हैं दैट इज़ फोरकास्टेड, दैट इज़ नॉट जो आपने रिकॉर्ड किया। फोरकास्टेड वो ऐसे है कि वो जैसे आपकी ग्लोबल एटमॉस्फेयर में मूवमेंट होती है उस लिहाज से जो AQI इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करके फोरकास्ट किया जाता है। रियलिटी ग्राउंड क्या है, जब तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड पे नहीं होंगे प्रॉपरली, हम नहीं कह सकते कि कराची का AQI इंडेक्स क्या है। जो भी हम देखते हैं या वेबसाइट पर आता है या कहीं है वो फोरकास्टेड टर्म है। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम नज़ीर साहब, थैंक यू। अच्छा, क्या मौसम है? क्योंकि मरीद तो आपको पता है हमारे सयाहों की फेवरेट डेस्टिनेशन होती है, बर्फबारी जब हो जाए। ट्रेजेडी हो गई थी ना, याद है, तो अब हमें बड़ा डर लगता है, इसलिए वी ऑलवेज वांट टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। जवाद अब्बासी हैं हमारे साथ। मलका कोसार मरी में यख बस्ता ठंडी हवाओं का राज है। इस कदर खून जमा देने वाली सर्दी है कि यहाँ पे हर बंदा जो है सर्दी से ठिठुर रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं बताऊँ तो मौसम बिल्कुल साफ है, आज भी आसमान मुकम्मल तौर पे क्लियर है, धूप अपनी आबोताब के साथ निकली हुई है, लेकिन जो सर्दी की शिद्दत है उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रात के औकात में ये दर्जा हरारत जो है वो -4 तक रिकॉर्ड किया जा रहा था। दूसरी जानिब अगर मैं बताऊँ तो इस वक्त 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक महकमे मौसमियात ने मलका कोसार में जो है वो बर्फबारी की नवीद सुना रखी है। मुसलसल 5 दिन उसी बर्फबारी के पेश नज़र जो है वो जो यहाँ के ज़िले इंतजामिया है वो भी मुतहरिक है। साथ साथ जो है वो नया साल भी आ रहा है और नए साल के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान के जो अर्ज से सयाह जो है वो मरी आके सेलिब्रेशन करते हैं, तो बड़ा रश भी होता है सयाहों का और साथ साथ उनको बर्फबारी के अगर हसीन नज़ारे देखने को मिलता है तो उनकी सियाहत में जो है वो उनकी जो सियाहत मज़ीद उसमें मज़ा आ जाएगा उनको। छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टी में बायस से पाकिस्तान के जो अर्ज से बहुत बड़ी तादाद में सियाह इस वक्त मरी में मौजूद है। ख़ासतौर पर माल रोड तो एक ऐसा मकाम है कि जहाँ सियाह अगर मरी के माल रोड का सफर ना करें तो उनका जो सियाहत है वो अधूरी सी महसूस करते हैं। तो माल रोड के ऊपर जो रौनकें हैं वो अपने उरूज के ऊपर हैं। इसके साथ साथ पत्रियाटा, बुरबन, अयूबिया, नथिया गली, इन मकामात के ऊपर भी सियाह बड़ी तादाद में मौजूद है। जी, इट लुक प्रिटी, मतलब अच्छा लग रहा था कि जो जाया जा सकता है, धूप भी थी, वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों ने ये देखा होगा इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया हु इज़ नॉट, तो ये कोई दुनिया भर में एयरप्लेन जो है तैयारों के पे दर पे वाक़यात सामने आ रहे हैं क्रैशेस के। पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को अज़रबैजान का एक प्लेन कजाकिस्तान में गिरकर तबाह हुआ और जिसकी और अच्छा इंसानों की फुटेज भी आ रही है, बिकॉज कैमरे तो अब हर जगह लगे होते हैं और उसमें 38 अफराद हलाक हुए थे। फिर जो जनूबी कोरिया वाला वाक़या हुआ है ना, वो तो बहुत ही हौलनाक है। लैंडिंग के दौरान या लैंडिंग करने के बाद आप समझ लें ये बाढ़ से जा टकराया और तबाह हो गया। लैंडिंग गियर ही नहीं निकला, जिसका टायर ही नहीं नीचे से निकले, तो उसने बेली लैंडिंग की और उसके बाद जो है वो मतलब फिर भी जमीन को टच कर गया था, लेकिन अगर आप रगड़ता चला गया बड़ी देर तक। गियर नहीं होगा तो आप रोकेंगे कैसे गाड़ी को? ये आप देखें विजुअल्स, ये देखें विजुअल्स। आय हाय, ना देखें वैसे तो हम कहेंगे कि तैयारे में की तादाद 179 हो गई है। अमले के 6 अरकान सब 2 लोग बच गए हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ देखिए, कैन यू इवन इमेजिन कि इसमें से कोई बचा होगा? सो लिहाजा जो बचा होगा वो तो एक और स्टोरी ऑल टुगेदर होगी। जिस तरह हमारे यहाँ कराची में जो PIA का तैयारा गिरा था उसमें भी एग्जैक्टली 2 अफरादी बचे थे। हाँ, अच्छा जी। इसके अलावा कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। 2 तैयारों की लैंडिंग गियर ख़राबी जो है वो हादसात की वजह बनी और हेलिफिक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में महफूज रहा है। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतरा और तैयारे में सवार ऑल्दो तमाम मुसाफिर महफूज रहे, लेकिन एक्सीडेंट्स वहाँ भी हुए हैं।
तो हर रोज़ कोई ना कोई जब आप आ रही हो तो खौफ आ जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और ख़ासतौर पे लैंडिंग गियर वाले इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं। लेकिन बेचारे अज़रबैजान वाला तैयारा के साथ तो और भी बुरा हुआ क्योंकि इट वाज शट डाउन एक्चुअली। अच्छा जी बिल्कुल, वो उस जगह पे एनीवे उसकी एक और डिटेल है जिसमें अभी हम नहीं जा सकते बिकॉज वी हैव। अच्छा ये भी सुन लें, ये भी बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है। और टिकटॉक एक ऐसी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो दुनिया भर के मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म्स में से एक है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ ख़ास तौर पर जिन्हें ख़ास तौर पर अर्बन नहीं कहा जा सकता, वहाँ इस एप्लीकेशन का राज है। लेकिन कभी कभार टिकटॉकर्स से मुताल्लिक ऐसी खबरें भी मिलती हैं जो हिला कर रख देती हैं। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार के 2 मकबूल टिकटॉकर्स को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि ये 12 से 16 साल के बच्चों को अगवा करते, उनकी नाजेबा सेक्शुअल वीडियोस बनाते और उन्हें अपलोड या पब्लिक करने की धमकी लगाकर वालिदैन से तावान लेते। मतलब इधर हम रुक जाएंगे। तो बेसिकली एप्लीकेशंस और एप्स वगैरह तो बहुत होती हैं, और उनका किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन है। क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, बड़ी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट भी की जाती है, लेकिन ये होना एक ख़तरनाक, और फिर वो आप एक बुरा नाम भी जाता है टिकटॉकर्स टाइप लोगों को। लेकिन इमेजिन दिस हैपनिंग, और ये हुआ है। अयूब बलोच हैं हमारे साथ ही, वो बता रहे हैं मज़ीद इस वाक़े से मुताल्लिक। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी थाना खुजदार में, और खुजदार पुलिस ने गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इन पर इल्ज़ाम है कि ये कमसन बच्चों को मुख्तलिफ वीडियोज़ उनके बनाते थे और तस्वीर के लेते थे। उसके बाद इनको जो है ना ब्लैकमेल करके इनको अपने हवस का निशाना बनाते थे। इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि ये जो बच्चे इनके जो है ना वो हत्या कर नहीं चाहते तो उनसे भारी रकम भी तलब करते थे। इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिटी थाना खुजदार के SDPO DSP मोहनिया साहब। उनसे मालूमात करते हैं कि ये इस वाक़े में अब तक क्या तफ्तीश हुई है और केस किस मराहल में है। जी मोहनिया साहब। जी 2 दिन पहले हमें इत्तला मिली कि एक बच्चे को अगवा किया है तो ले जा रहा है। इस पे हमारे CIA पुलिस और सिटी के ईगल स्क्वाड बर वक्त कार्रवाई करके 2 बंदे गिरफ्तार किए और मगवी बच्चे को बाज़ेब कराए। कलीमुल्ला और दूसरा मेहराब, कलीमुल्ला उर्फ इसका खरमा, इसको गिरफ्तार किए तो मगवी बच्चे को बाज़ेब किए। इनके मोबाइल में काफ़ी फ़ाहिश तस्वीरें, नाज़ेबा हरकत, ये मोबाइल के ज़रिए सोशल इनके वीडियो बनाकर बच्चों को अगवा करके गलत अपने अबस का निशाना बना के, अगर कोई इन पे नहीं तो फिर इनसे डिमांड करके पैसे बारी तावन लेके फिर तस्वीर वगैरह डिलीट करते थे। क्या आप ये भी बताएंगे कि तकरीबन कितनी तस्वीरें या वीडियो हो सकती हैं? तकरीबन 40 से 45 मुख्तलिफ बच्चों के तस्वीरें, ऑडियोज़ इनके मोबाइल में मौजूद है। मज़ीद इनके मोबाइल को FSL भिजवा रहे हैं, मज़ीद जो भी रिकॉर्ड आएगा तो मीडिया पे दे देंगे। जी हाँ, जिस तरह हमारे साथ DSP बानिया साहब ने बात की है तफ्तीश के हवाले से, तो ये जो ना लोगों की नज़रें इस बात पर जमी हुई हैं कि यार जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन पर इल्ज़ाम है, उनका सही तफ्तीश हो ताकि कैफिर किरदार तक उनको पहुँचाया जा सके और कानून के कटारे में लाया जा सके। जी मुझे इतना गुस्सा चढ़ा है ना इस चीज़ पे कि मतलब आप टिकटॉकर भी हैं, थोड़ा सा आपका नाम भी है, और हरकतें देखें आपकी क्या हो रही हैं, मतलब क्रिमिनल हरकतें। ये कोई मजाक वगैरह नहीं है, शरारत भी नहीं है, ये क्रिमिनल हरकतें हैं। गुड, अंदर बंद कर दो इन सारे लोगों को। अच्छा, अभी जल्दी से आपको बता दें, आपने देख लिया होगा अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी कार्टर 77 से 81 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। 100 साल उम्र पाने वाले पहले अमरीकी सदर भी हैं। और इंतकाल के वक्त अभी वो 100 से ज़्यादा थे। इनफैक्ट 100 years and 2 months and 28 days, तो ऑलमोस्ट 1 साल और 3 महीने के थे। 100 साल सॉरी और 3 महीने के थे। सो अब्दुल्ला ही वाज बोर्न इन 1929 I believe 24 भाई 100 साल के हुए तो 29 कैसे हो सकते हैं? सो 9 साल पहले इन्हें एक ब्रेन ट्यूमर था जिसे इन्होंने शिकस्त दी थी और 22 माह से हॉस्पिस में थे, बहुत अलील थे। सो या बस अच्छा जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सी बातें होंगी। एक चीज़ जो हमने आपको बतानी थी ना, जब मैराथन रनर्स आए थे तो आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है। वो KarachiMarathon.org पे आप करवा सकते हैं। दैट इज़ वेयर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड डू, क्योंकि हम लोग तो वहाँ होंगे और हमें कंपनी चाहिए, सारे मिलके भागे। See you tomorrow. Bye.